चलो स्टार्ट करें फिर हम लोग। तो आज की हमारी यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। मतलब अगर हम नीट में नंबर के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ी यूनिट है। करीब 15 से लेकर 18 सवाल यहाँ से आते हैं। आज दो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एंड सेकंड इज एवोल्यूशन। मॉलिक्यूलर बेसिस वैसे ही बहुत बड़ा है तो उसको हम कल कवर करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में मेनली पढ़ना क्या है हमें। यहाँ पर हमें मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़नी, मेंडल के इनहेरिटेंस के बारे में। मेंडल के इनहेरिटेंस में दो मेन टॉपिक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके अलावा हमें बात करनी यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। इसके बाद मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इतने टॉपिक हैं हमारे सिलेबस में। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर मेंडल के इनहेरिटेंस से। देखिए, जेनेटिक्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स में दो चीजों की पढ़ाई करते हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस का मतलब माता पिता के कैरेक्टर का बच्चों में जाना, और वेरिएशन का मतलब बच्चों का अपने माता पिता से अलग दिखाई देना। हम सब एक दूसरे से अलग दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। और पेरेंट के कैरेक्टर बच्चों में आते हैं, दिस इज इनहेरिटेंस। तो इन्हीं दो चीजों की पढ़ाई कहाँ पर करते हैं, जेनेटिक्स में। अब सब यही लिखा हुआ है, ये मत सोचना कि सर इसको बताइए, वही लिखा है दोनों चीज। अब वेरिएशन की अगर बात करें तो इसमें देखो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो एनसीईआरटी की हम बात करें तो मेंडल में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे तुम। इनके लॉ पब्लिश हुए थे इन द ईयर 1865 में, ये एक ईयर इंपॉर्टेंट यहाँ पर। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया, गार्डन पी, का नाम है पाइसम सटाइवम। गार्डन पी या पाइसम सटाइवम पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। कितने साल तक, 7 साल तक। कितने करेक्टर लिए थे, 7 करेक्टर लिए थे। वेरिएशन का एक कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर छिपा हुआ है। ये बात हमें कब से पता है, 8000 से 1000 बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व। 8000 से 1000, इसको कई लोग 8000 से 10,000 पढ़ लेते हैं, जबकि यह है कितना, 8000 से 1000। आज से करीब 10,000 साल पहले से हमारे एंसेस्टर ये जानते हैं कि वेरिएशन का एक कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर छिपा हुआ है। हम सब एक दूसरे से अलग हैं, इसका कारण क्या है, ये वेरिएशन है। इसका कारण क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती, ये हमारी पूर्वज कब से जानते थे, 8000 से 1000 बीसी। एक फिर आगे चलते हैं, ये यहाँ समझाया गया कि इसका मतलब क्या है। अब एग्जाम्पल है यहाँ पर एक साहीवाल काऊ। साहीवाल काऊ को कहाँ डेवलप किया गया, पंजाब में। और एक और है हिजारडेल, क्या है वो, सीप। जो हिजारडेल है वो सीप की एक ब्रीड है, उसको कहाँ डेवलप किया गया, पंजाब में। साहीवाल काऊ कहाँ डेवलप की गई, पंजाब में। साहीवाल काऊ को पंजाब में कैसे डेवलप किया गया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन के द्वारा। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन। और हिजारडेल को, अच्छा, किसी को नहीं याद आ रहा है, नेचुरल सिलेक्शन से डेवलप किया है। क्रॉस ब्रीडिंग, कैसे डेवलप किया गया, क्रॉस ब्रीडिंग। हिजारडेल को क्रॉस ब्रीडिंग से डेवलप किया गया, और साहीवाल को डेवलप किया गया आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन के द्वारा, ठीक है। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं। मेंडल ने इनहेरिटेंस के नियम दिए थे या वेरिएशन के, इनहेरिटेंस के। इन्होंने वेरिएशन के बारे में कुछ नहीं बताया, इन्होंने केवल इनहेरिटेंस के बारे में बताया। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट 7 साल तक किया पाइसम सटाइवम के ऊपर। इसकी फैमिली क्या है, फैबेसी। इसकी फैमिली है फैबेसी। और ये पाइसम सटाइवम किस चीज का सोर्स है, पल्सेस का। सब भूल गए, पल्सेस का सोर्स है। 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, कब से कब तक, 1856 से 1863 तक। ये नीट में पूछा जा चुका है आपके, 1856 से 1863 तक। कितने कैरेक्टर लिए, 7 कैरेक्टर इन्होंने ली। कंट्रास्टिंग ट्रेट कितनी, 14। 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ पर लिए। तो कितने कैरेक्टर, 7।
14 हो गए तुम्हारे। कितने करेक्टर? 7 करेक्टर। कितनी ट्रेट? 14 ट्रेट यहाँ पर लिख। कितने पेयर ट्रेट? 7 पेयर। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टेम बेस कितने करेक्टर हैं? एक। तो स्टेम बेस 2 बता रहा है। फ्लावर बेस 2। सीड बेस 2। पॉट बेस। हो गया काम। ये इस बार आया था नीट 2022 में, सातों पूछे गए थे, 7 के 7 आपसे। तो अब यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव याद करना। गलती कहाँ पे हो सकती है? सीड कलर और पॉड कलर। इस बार सवाल पॉड का आया था, बहुत बढ़िया सवाल बनाया था, अभी कराएंगे। तो सीड कलर में डोमिनेंट कौन करता है? येलो। और पॉड में ग्रीन डोमिनेट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। सीड कलर और पॉड कलर में आप ध्यान रखिएगा। ये पूरे 7 करेक्टर और 14 जो ट्रेट हैं आपको याद करनी है। चलो आ जाओ इधर। मेंडल ने कितने करेक्टर लिए? 7 करेक्टर। कितने ट्रेट हैं? 14। और एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन है। तो कितने जीन है यहाँ पर? 7 जीन हो जाएंगे। कैरेक्टर कितने हैं? 7। ट्रेट कितने हैं? 14। एलील कितने हैं? 14। क्योंकि एक जीन के 2 एलील होते हैं, एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं। तो वही यहाँ पर एक जीन कंट्रोल करता है एक कैरेक्टर को। तो एक जीन के 2 एलील होते हैं और एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं। जो कैपिटल लेटर होता है वो डोमिनेंट ट्रेट के लिए, जो स्मॉल लेटर है वो रिसेसिव ट्रेट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। लिखा है कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर द एलील्स ऑफ ईच अदर। जैसे अगर स्टेम की हाइट है तो वहां पर कैपिटल टू स्मॉल टी एक दूसरे के एलील हो जाएंगे। एलील आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। जैसे टी जीन है, उसके 2 फॉर्म है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, या इन्हें अल्टरनेट फॉर्म ऑफ बोलते हैं सेम जीन। अब एक जीन 2 एलील और 3 एलील पेयर बनते हैं। जैसे एक जीन है टी जीन,
तो टी जीन के दो एलील हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और एलील पेयर कितने हो जाएंगे? तीन। ये लिखें, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इन्हें एलील पेयर कहते हैं या फिर जीनो टाइप कहते हैं। और ये जो टॉल, डॉर्फ, ये सब क्या है? फिनोटाइप है। राउंड, रिंकल, ये सब क्या है? फिनोटाइप है। तो एलील पेयर को बोलते हैं जीनोटाइप, और जो डिस्क्रिप्टिव टर्म है येलो, ग्रीन, राउंड, रिंकल, टॉल, डॉर्फ, ये सब क्या है? फिनोटाइप है। अगर किसी पेयर में दोनों एलील्स सेम है तो उसे कहते हैं होमोजाइगस या प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग। और अगर किसी एलील पेयर में दोनों लेटर डिफरेंट एलील अलग हैं, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड। इस सारे पॉइंट पूछे गए आपसे। ठीक है, गैमीट बनाना गैमीट तो तुम लोग जानते हो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो एक बार बता देते हैं। गैमीट बनाने के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ दिया गया है कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कितने गैमेट बनेंगे? तो बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितने जीन हैं? चार जीन है। दो जीन है बेटा। एलील कितने हैं? एलील कितने हैं? चार। कितने तरह के एलील हैं? तीन तरह के एलील। एक, दो, और ये तो एक ही तरह के हो गए ना। कितने एलील? चार। कितने जीन? दो। कितने तरह के एलील? तीन तरह के। तो बस ये देखना है कि जैसे दो जीन है तो उनका जो पेयर है, ये होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस तो उसके नीचे दो लिखते हैं, होमोजाइगस के नीचे एक लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने बने? दो गैमीट। अब यहाँ देखो, तो यहाँ ये भी हेट्रोजाइगस है और ये भी हेट्रोजाइगस है, तो दोनों के नीचे दो लिखा तो कितने गैमीट बने? चार। तो इस तरीके से गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर कई सारे केसेस दिए गए हैं कितने तरह के गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं गैमीट का फॉर्मेशन। गैमीट बनाते समय दो बातों पे ध्यान रखना है। पहली बात, पेरेंट में जितने एलील होंगे गैमीट में उसके आधे होंगे। जैसे अगर मान लो कि आप पेरेंट में चार एलील देख रहे हो तो गैमीट में दो ही आएंगे। दूसरी बात, हर एलील पेयर में से केवल एक एलील लेंगे और जरूर लेंगे। जैसे मान लो आप यहाँ पर बना रहे हो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कितने गैमीट बनेंगे? कितने गैमीट? एक गैमीट, क्योंकि ये क्या है? होमोजाइगस, तो क्या लिखेंगे? वन। ये क्या है? होमोजाइगस, तो क्या लिखेंगे? वन। मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आया? वन। अब ये पेरेंट जो इसमें कितने एलील हैं? चार, तो गैमीट में दो, आधे आएंगे। और कहा है कि दूसरा नियम कि हर पेयर में से एक एलील लेंगे और जरूर लेंगे। तो यहां से हम एक पेयर में से कैपिटल आर ले लेंगे और एक में से कैपिटल वाई। एक ये गैमीट बन, कोई दूसरा बनता हो तो बताओ। क्या कैपिटल आर गैमीट हो सकता है? यस, हो सकता है। इसका नहीं हो सकता है। किसी और का हो सकता है। देखो, कैपिटल आर, कैपिटल आर, क्या इसका गैमीट है ये? लेकिन इसका गैमीट नहीं है, क्योंकि ये दूसरा नियम फॉलो नहीं हो रहा है। हर पेयर में से एक एलील लेंगे और जरूर लेंगे, यहाँ पे आपने इससे नहीं लिया, तो इसलिए इसका गैमीट ये नहीं है। इसका गैमीट ये। कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये रूल है गैमीट बनाने के लिए। कुछ आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, देखिएगा बाद में, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, अब गैमीट के बारे में एक चीज और ध्यान रखनी, गैमीट आर ऑलवेज प्योर। गैमीट होमोजाइगस होते हैं हेट्रोजाइगस? कुछ भी नहीं। होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस होने के लिए पेयर होना चाहिए, और गैमीट में कभी एलील का पेयर नहीं हो सकता है। तो गैमीट कैन नेवर बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। गैमीट आर ऑलवेज प्योर फॉर अ गिवन कैरेक्टर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर वही गैमीट की कहानी चल रही कि कितने तरह के गैमीट यहाँ पर बनेंगे, तो वही सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं आपको। ठीक है, अब आते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अगर एक समय में हम केवल एक जीन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। और वन जीन है तो हम वन कैरेक्टर, वन जीन, वन कैरेक्टर। तो एक समय में एक कैरेक्टर या एक जीन की पढ़ाई करेंगे तो इसे कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसे यहाँ पर हमने कौन सा कैरेक्टर लिया? स्टेम हाइट। कौन सा कैरेक्टर है? स्टेम हाइट। स्टेम हाइट में कितनी ट्रेट है? तो डोमिनेंट कौन? टॉल। रिसेसिव कौन? डॉर्फ।
मेंडल ने जब टॉल और डॉर्फ के बीच में क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने पे जो F1 जनरेशन मिली उसमें सारे टॉल 100%। फिर इन्होंने टॉल का क्रॉस टॉल से कराया, इसको कहते हैं सेल्फिंग या सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन। सेल्फिंग कराने पे F2 जनरेशन में टॉल मिला या डॉर्फ, दोनों। किस रेशियो में? 3:1। यानी 75% टॉल है और 25% डॉर्फ है। ये इनको मिला। ये फिनोटिपिकली है जीनोटिपिकली? ये फिनोटिपिकली अभी दिखाएगा, अब इसको हम प्रूफ करेंगे जीनोटिपिकली, ठीक है? ये मिल जाएगा, स्लाइड दे देंगे ये, ठीक है? अब जीनोटिपिकली अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पर, जहाँ टॉल है उसके यहाँ लिख दिया कैपिटल टी कैपिटल टी, जो डॉर्फ है वहाँ क्या लिख दिया? स्मॉल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी से कितनी तरह गैमीट? एक तरह का, वो लिखा हुआ गैमीट। यहाँ से एक तरह का गैमीट कब बनाएंगे? जब यहाँ क्रॉस कराया क्या? यहाँ क्रॉस कराया क्या? नहीं क्रॉस कराया, ये क्रॉस नहीं करा रहे हैं, इसे बच्चा पैदा हो रहा है ना। क्रॉस कराए बच्चा पैदा हो जाएगा? अरे क्रॉस करा रहे हैं ना ये। गैमिट बनाया? कहाँ गैमिट बनाया? कहाँ गैमिट इसमें दिखाई दे रहा है? कहीं गैमिट दिखाई दे रहा है क्या? क्यों? हाँ, फिनोटिपिकली जब करेंगे तो गैमिट नहीं बनाएंगे, कि बना नहीं सकते हैं। गैमिट तब बनेगा जब जीनोटाइप होगा हमारे पास। तो जीनोटाइप है तो गैमिट बनाए। बताओ इससे कितने गैमिट बनेंगे? गधे कहीं के, इससे कैसे बना दोगे फिनोटाइप से? गैमिट किससे बनाओगे? जब जीनोटाइप दिया जाए। इससे कितने गैमिट बनाओगे? नहीं बना सकते ना। किससे बनाओगे? स्मॉल टी से। इससे कितने गैमेट बने? एक। इससे कितना बना? एक। गैमेट को क्या करा दिया? फ्यूज। दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। और कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा है? टॉल, 100%। फिर क्या करा दिया? क्या? सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब उसी के जैसा होना चाहिए, जैसा ये है एकदम उसी के जैसा दूसरा प्लांट लिया और क्रॉस करा दिया। लेकिन अगर जीनोटाइप दिखाई दे रहा है तो गैमीट बनाएंगे। इससे कितनी तरह गैमीट? दो। और इससे दो, तो अगले पेज पे आपको दिखाई देगा। इसके दो तरह के गैमीट यहाँ लिख दिए, और इसके दो तरह गैमीट यहाँ लिख दिए। और ये क्या बनाया? पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर में गैमीट को किधर लिखते हैं? लेफ्ट कॉलम एंड टॉप रो में। और गैमीट लिखने के बाद हमने गैमीट को फ्यूज करा के उनके रिजल्ट लिखे, तो आप देख सकते हो कि चार में से तीन कैसे हैं? टॉल। और एक कैसा है? डॉर्फ। तो 3:1 का रेशियो प्रूफ हो गया, जो फिनोटिपिकली आपको दिखाया गया था। अब एक चीज और बता दूं, ये रेशियो फिनोटिपिकली है जीनोटिपिकली? हाँ लायकों, अरे दोनों हैं। क्योंकि यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जीनोटाइप है और ये क्या है? फिनोटाइप। तो दोनों रेशियो यहाँ पर आपको मिल गए। अगर आप फिनोटिपिक रेशियो देखो तो टॉल और डॉर्फ के बीच कितना? 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है। और जीनोटिपिक रेशियो अगर देखो तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच 1:2:1 का रेशियो। तो क्या फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो सेम है? नहीं, दोनों रेशियो अलग हैं। अब एग्जाम में ये तो हमने टॉल डॉर पढ़ा, लेकिन कोई भी सवाल पूछ सकता है, जैसे पूछे कि बताओ राउंड और रिंकल्ड में जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, फिनोटिपिक रेशियो 3:1। या आपसे पूछे कि बताओ पॉड के शेप में, पॉड के शेप में जो कॉन्स्ट्रिक्टेड और इन्फ्लेटेड का रेशियो कितना आएगा? 1:3। क्योंकि मैंने क्या पूछा? कॉन्स्ट्रिक्टेड इज टू इन्फ्लेटेड का, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड तो रिसेसिव है ना, वो तो एक मिलेगा, और इन्फ्लेटेड वाला तीन मिलेगा, क्योंकि वो डोमिनेंट है। क्वेश्चन के हिसाब से तो सही, हमने पूछा कॉन्स्ट्रिक्टेड और इन्फ्लेटेड का रेशियो, तो 1:3 आएगा। ये कौन बता रहा है? हम क्या पूछ रहे हैं कि कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड इन्फ्लेटेड का रेशियो बताओ, तो क्या बताओगे? तो फिर क्या इसमें कंफ्यूजन है? जैसा सवाल पूछेगा वैसा, कि तुम सवाल को बताओगे कि तुम नीट एनटी वाले सवाल गलत बनाए हो, ये कहोगे क्या? वो तो 6 सवाल गलत इस बार दिए गए थे, नहीं मानेंगे तो क्या करोगे? तो 3:1 थोड़ी करके आओगे। पनेट स्क्वायर, ये भी सवाल खूब आया नीट में। पनेट स्क्वायर को किसने डेवलप किया? आरसी पनेट ने। और ये क्या थे? ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे। ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे। और पनेट स्क्वायर से हम जीनोटाइपिक प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिनोटाइप तो दिखाई देता है, जीनोटाइप हम पनेट स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेंडल ने बताया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने बताया कि पेरेंट से प्रोजनी में कुछ ट्रांसफर होता है।
जो लक्षण को ले जाता, कैरेक्टर को ले जाता, और इन कैरेक्टर को क्या कहते हैं? फैक्टर्स, है ना? जो कैरेक्टर को ले जाता है उसे फैक्टर कहते हैं। और आज इन फैक्टर को क्या कहते हैं? जीन के नाम से जानते हैं। तो मेंडल ने फैक्टर वर्ड दिया था, और इन फैक्टर को आज हम किस नाम से जानते हैं? जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है। मेंडल ने मैथमेटिक्स का यूज किया था, और ये बायो में पहली बार था जब बायो की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज किया गया। और मैथमेटिक्स में किसका? बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया गया। और ये शायद मेंडल के फेल होने का एक कारण भी था। मेंडल के फेल होने के चार कारण थे, उसमें एक कारण था यूज ऑफ मैथमेटिक्स, लेकिन इनका यूज एकदम सही था। अगर हम बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम मेंडल के लॉ पे अगर अप्लाई करें तो हमें वही रेशियो मिलता है, मतलब 1:2:1 का रेशियो हमें मिल जाता है जो पनेट स्क्वायर से निकलता है। तीनों टाइप का रेशियो 1:2:1, वही बाइनोमियल थ्योरम से भी रेशियो हमें मिल जाता है। पूरा सॉल्व करके मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो बायो में पहली बार मेंडल ने बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथ का यूज किया। दूसरा, मेंडल के जो नियम है कब पब्लिश हुए? 1865 में। कितने साल हो गए? 150 साल हो चुके। और मेंडल के नियम आज भी उतने ही वैलिड हैं जितने 150 साल पहले थे। हम इतने एडवांस हो चुके हैं 150 साल में, लेकिन मेंडल के नियमों में, उनके रेशियोज में कोई चेंज नहीं आया। जो रेशियोज मेंडल बता के गए थे 3:1 या 1:2:1, आज भी वो रेशियो एकदम वैसे ही है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर क्रेडिबिलिटी, उनके नियमों पे विश्वास बहुत ज्यादा है। क्यों क्रेडिबिलिटी ज्यादा है? क्योंकि लार्ज सैम्पलिंग साइज, बड़े सैंपल साइज उन्होंने लिए थे। तो जितना बड़ा सैंपल साइज होगा, क्रेडिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ये सवाल अभी पूछा नहीं गया लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। लार्ज सैम्पलिंग साइज गिव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी। अब यहाँ पर इधर जीनोटाइप इधर फिनोटाइप लिख के कुछ बातें आपको बताई गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको फिनोटाइप दूं, तो क्या आप जीनोटाइप बता सकते हैं? फिनोटाइप दें तो जीनोटाइप बता सकते हैं? चलो ऐसे चलते हैं, अगर मैं आपको जीनोटाइप दूं तो क्या फिनोटाइप बता सकते हैं? जैसे जीनोटाइप लिखा कैपिटल टी, तो फिनोटाइप क्या होगा? टॉल। स्मॉल टी ड्वार्फ। कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, मैं आपको फिनोटाइप बताऊं, जैसे मैं कहूं कि टॉल, तो टॉल का जीनोटाइप बताऊं? नहीं बता सकते ना, क्योंकि दो सिचुएशन पॉसिबल है, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। मैंने कहा ड्वार्फ, तो इसमें निश्चित है स्मॉल टी ही होगा। यहां पर कंफ्यूज, इन दोनों में से क्या होगा? यानी अगर डोमिनेंट फिनोटाइप है तो उसका जीनोटाइप नहीं बता सकते, रिसेसिव है तो बता सकते हैं। तो ये क्या करेंगे? निकालेंगे। डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप बता नहीं सकते हैं तो क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेस्ट क्रॉस से। ये देखो यहाँ लिखा है कि टॉल फिनोटाइप का जीनोटाइप कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, अंदाजा नहीं लगा सकते आप कि क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना पड़े। कैलकुलेट करेंगे कैसे? टेस्ट क्रॉस के द्वारा। अब टेस्ट क्रॉस आपको करना नहीं एग्जाम में, समझना है कैसे सॉल्व करेंगे। वहां पर आपको रिजल्ट बताया जाएगा और आपको इंटरप्रेट करना होगा, इंटरप्रिटेशन बताना होगा। तो रिजल्ट में मैं दो बातें आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कहा कि 100% डोमिनेंट फिनोटाइप शो हो रहा है, 100% डोमिनेंट, तो अननोन जो प्लांट है वो होमोजाइगस हो। और अगर 50% डोमिनेंट और 50% रिसेसिव है तो हेट्रोजाइगस। बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि ये सब आप एग्जाम में इतना टाइम नहीं कैलकुलेट कर पाओ। तो अगर वो रिजल्ट देगा एग्जाम में आपको और इंटरप्रिटेशन आपसे कराएगा, आपको आंसर करना होगा। तो रिजल्ट में 100% डोमिनेंट तो होमोजाइगस और 50% तो हेट्रोजाइगस। और भी कई तरीके से टेस्ट क्रॉस पूछा जाता है। टेस्ट क्रॉस का मतलब F1 या F2 का क्रॉस किससे कराएं? रिसेसिव पेरेंट्स। F1 या F2 का क्रॉस रिसेसिव से करा दें, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। या हाइब्रिड का क्रॉस पूछ सकता है, रिसेसिव से करा दें, दैट इज टेस्ट क्रॉस। इतने तरीके से टेस्ट क्रॉस पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब एक जीन के लिए या एक कैरेक्टर के लिए स्टडी करें। अभी हमने कौन सा कैरेक्टर यहाँ पर लिया है? स्टेम हाइट। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पे मेंडल ने दो लॉ दिए जिनको कहते हैं लॉज और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। पहला लॉ है
लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकेंड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस तीन बातें बताता है कि जो कैरेक्टर होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं कौन? फैक्टर। दूसरी बात बताएगी फैक्टर अकर इन पेयर, और उन पेयर को कहते हैं एलील पेयर। और फिर कहा इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, डिसिमिलर मतलब हेट्रोजाइगस, वन एलील डोमिनेट द अदर। जैसे डिसिमिलर क्या ये वाला पेयर है, तो क्या इसमें ये वाला इस पे डोमिनेट करेगा? यस, ये सब बातें मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताई। लॉ ऑफ डोमिनेंस दो बातें एक्सप्लेन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एक्सप्रेशन ऑफ वन ट्रेट इन F1 एंड बोथ इन F2। F1 में केवल एक ट्रेट नजर आती है, जैसे टॉल और डॉर्फ का क्रॉस करो तो F1 में कौन दिखाई देता है? टॉल। और F2 में टॉल और डॉर्फ दोनों दिखाई देते हैं, किस रेशियो में? 3:1 के रेशियो में दोनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा, 3:1 फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन, ये भी कौन एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पे हम लोग अभी एक्सेप्शन प्रूफ करेंगे, इसी पॉइंट के बेसिस। दूसरा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। एलील कभी भी मिक्स नहीं होते, जैसी मौका मिलता है एक जीनोटाइप के दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और कब मौका मिलता है? गैमीट फॉर्मेशन के समय। गैमीट फॉर्मेशन के समय एक एलील पेयर के दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इसीलिए एक गैमीट में एक एलील पेयर का केवल एक एलील ही ट्रांसफर होता है ड्यू टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे होंगे। जैसे अगर आपसे ऐसे पूछे कि व्हेन F1 रिजेंबल आइदर वन ऑफ द पेरेंट, F1 दोनों पेरेंट में किसी एक की तरह, जैसे टॉल लिया, डॉर्फ लिया, F1 मिला कैसा? टॉल। तो क्या F1 दोनों में किसी एक की तरह है? यस, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंस। ठीक है। अगर दो पेरेंट हमारे पास हैं और F1 दोनों में किसी की तरह नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। किसी की तरह ना हो तो इनकम्प्लीट। जैसे स्नैपड्रैगन में रेड व्हाइट मिला पिंक, तो पिंक दोनों में किसी की तरह नहीं, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और अगर F1 दोनों पेरेंट की तरह हो तो वो डोमिनेंस। यानी F1 दोनों पेरेंट में एक की तरह है तो डोमिनेंस, दोनों की तरह है तो को डोमिनेंस, किसी की तरह नहीं है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये तीन बातें यहाँ पर लिखी हुई कि डोमिनेंस क्या है, को डोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एनसीईआरटी में अलग अलग जगह लिखे, मैंने एक साथ इकट्ठे करके दे दिए, और तीनों टॉपिक आपके सिलेबस में। डोमिनेंस हम पढ़ के आ रहे हैं मेंडल के लॉ में, अब को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन नहीं है। मेंडल ने कितने लॉ दिए? तीन। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है यस दो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है यस कौन? लिंकेज। कौन? लिंकेज। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कभी फेल नहीं होता, बाकी दो नियम फेल हो जाते हैं। तो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस में पहला एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक केस एनसीईआरटी में दिया है डिटेल में, स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर या एंटी राइनम। क्या केस है ये? रेड और व्हाइट का अगर क्रॉस कराएं तो F1 कैसा मिला? पिंक। और पिंक दोनों पेरेंट में किसकी तरह है? किसी की तरह नहीं, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर पिंक का पिंक के साथ यानी सेल्फिंग करा दें, तो सेल्फिंग कराने के बाद हमें रेड पिंक और व्हाइट का रेशियो कितना मिला? 1:2:1। ये जीनोटाइप का रेशियो, फिनोटाइप का? नहीं, अभी कैसा दिखाई दे रहा है? फिनोटाइप का रेशियो। फिनोटाइप का रेशियो कितना आना चाहिए था? 3:1 आता तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल होता। नहीं आया तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं है, मतलब एक्सेप्शन। तो ऐसे प्रूफ कर दोगे। ये जीनोटिपिकली प्रूफ करके आपको दिखाए गए। पेरेंटल जनरेशन ली, गैमीट बनाए F1, फिर गैमीट बनाए, और फिर F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो अगर आप देखें तो सेम आ रहा है। तो कौन सा रेशियो मेंडल के मोनोहाइब्रिड रेशियो से डेविएट कर गया? फिनोटाइप। जीनोटाइप रेशियो क्या मेंडल के क्रॉस में भी यही आया था? यहाँ भी वही आया। कौन सा रेशियो बिगड़ गया है? फिनोटाइप। कितना आना चाहिए था? 3:1, आया कितना? 1:2:1 आना, 3:1 आता तो
लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल होता, नहीं आया तो एप्लीकेबल नहीं है, मतलब एक्सेप्शन हो गया यहाँ पर। दूसरा एक केस और है, स्टार सिंथेसिस इन पीसीड। स्टार सिंथेसिस क्या है? कैरेक्टर, और इस कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल करता है, कौन? बी जीन। बी जीन के कितने एलील? दो, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अब यहाँ पर कैपिटल बी लिया गया, इधर स्मॉल बी लिया गया, इनका क्रॉस कराया गया, F1 मिला, और F1 के बाद यहाँ पर F2 मिला। अब F2 में अगर देखें तो यहाँ पर अगर फिनोटाइप का रेशियो देखो, तो फिनोटाइप का रेशियो यहाँ पर स्टार्च ग्रेन साइज अगर देखोगे तो लार्ज, इंटरमीडिएट और स्मॉल का रेशियो कितना रहा है? 1:2:1। ये फिनोटाइप का रेशियो की जीनोटाइप का? फिनोटाइप का। फिनोटाइप का रेशियो अगर 3:1 आए तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल है, नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक। दूसरी बात, अगर हम सीड के शेप को देखें तो सीड का शेप यहाँ पर देखो, ये 3 राउंड है और एक कैसा है? रिंकल्ड। तो सीड के शेप में राउंड और रिंकल्ड का रेशियो कितना आया? 3:1, मतलब ये डोमिनेंस है। का मतलब कि यहाँ पर एक जीन है, कौन सा? बी जीन। कैरेक्टर कितने हैं? दो, कौन सा? सीड शेप एंड स्टार्च ग्रेन साइज। और जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। तो क्या ये स्टार्च ग्रेन साइज यहाँ पर जो बी जीन है, क्या प्लियोट्रॉपी शो कर रहा है? क्या डोमिनेंस शो कर रहा है? क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है? यस। तो ये जो केस एक आप पढ़ रहे हैं, ये डोमिनेंस भी है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी है, और प्लियोट्रॉपी भी है। प्लियोट्रॉपी क्यों? वन जीन मेनी कैरेक्टर। डोमिनेंस क्यों है? 3:1 का फिनोटाइप रेशियो आ रहा है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों है? क्योंकि फिनोटाइप का रेशियो 1:2:1 नहीं सॉरी आ रहा है। और यहाँ पर जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन अगर देखो तो F1 जनरेशन में यहाँ पर हमने लिया था लार्ज ग्रेन साइज, यहाँ लिया था स्मॉल ग्रेन साइज, और यहाँ इंटरमीडिएट। तो F1 जनरेशन दोनों पेरेंट में किसकी तरह है? किसी की तरह नहीं। जब F1 दोनों पेरेंट में किसी की तरह नहीं होता तो क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और अगर पूछें कि ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्यों है, तो क्या बताओगे? फिनोटाइप का रेशियो 3:1 नहीं आ रहा है। अगर फिनोटाइप का रेशियो 3:1 आता तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल होता, नहीं आ रहा तो एप्लीकेबल नहीं है। बात समझ में आई? तो क्या बी जीन यहाँ प्लियोट्रॉपी शो कर रहा है? क्या ये जो केस आप पढ़ रहे हैं, ये डोमिनेंस भी शो कर रहा है? डोमिनेंस कब? जब सीड से पूछेगा। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस कब? जब स्टार्च ग्रेन साइज पूछेगा। साइज में अलग आंसर करना है और शेप में अलग आंसर। ये एनसीईआरटी में केवल लैंग्वेज में लिख के दिया गया, जो मैंने बना के यहाँ पर दिखाया आपको। ठीक है। प्लियोट्रॉपी भी यहाँ पर लिखा हो, व्हेन वन जीन कंट्रोल मेनी कैरेक्टर। मेनी का मतलब एक से ज्यादा। एक केस तो ये हो गया जीन बी जो आपने पढ़ा है, प्लियोट्रॉपिक जीन कहेंगे। दूसरा है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये भी आपके नीट में भी लेटेस्ट ही पूछा गया है। फिनाइल कीटोन्यूरिया भी प्लियोट्रॉपी का ही एग्जाम्पल है। क्या होता है इस बीमारी में? देखो, फिनाइल एलेनिन क्या है? ये अमीनो एसिड। फिनाइलिन क्या है? अमीनो एसिड। और इस अमीनो एसिड को फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम चेंज करता है टायरोसिन। जब किसी को फिनाइल कीटोन्यूरिया नाम की बीमारी होती है तो उसमें फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एब्सेंट हो जाता है। तो ये एंजाइम नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में चेंज नहीं होगा। किस में चेंज होगा? फिनाइल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा। फिनाइल पायरुविक एसिड में चेंज होगा, और ये फिनाइल पायरुविक एसिड एक्युमुलेट होगा ब्रेन में, और क्या कॉज करेगा? मेंटल रिटार्डेशन। क्या कहा था इसको? बहिला हो जाएगा। और कहाँ बहिला हुआ था? हम पूछ रहे कहाँ हुआ था? क्रेटिनिज्म में। कहाँ पर? क्रेटिनिज्म में। अभी कहाँ होगा? डाउन सिंड्रोम में। यहाँ भी हो गया मेंटल रिटार्डेशन। रिडक्शन इन स्किन पिगमेंटेशन, दूसरा करेक्टर। स्किन का पिगमेंट नहीं आएगा। रिडक्शन इन हेयर पिगमेंटेशन। तो कितने करेक्टर अफेक्ट हो गए? तीन। और जीन कितना अफेक्ट हुआ? एक जीन अफेक्ट हुआ। इस जीन के अफेक्ट होने की वजह से एंजाइम नहीं बना, इससे कई सारे कैरेक्टर प्रभावित हो। एंड व्हेन वन जीन अफेक्ट मेनी कैरेक्टर, दिस इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड बी जीन, ये दो केस हमारे पास हो गए प्लियोट्रॉपी के। दोनों केस याद रखने, ये कॉन्सेप्ट समझाया गया था उसका। ठीक है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो स्नैपड्रैगन में, डॉग फ्लावर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों आ रहा है, उसका रीजन यहाँ पर समझ लेते हैं। आपको डायरेक्टली रीजन यहाँ पर याद रखना है।
तो इसका जो कारण है, वो कारण हो सकता है या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम। बस ये दो बातें ध्यान रखनी। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा स्नैपड्रैगन के केस में या एंटीराइनम के केस में या डॉग फ्लावर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों आता है या पिंक कलर के फ्लावर क्यों आते हैं, तो आप सीधा आंसर करोगे नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम एट ऑल। इन दोनों में से कोई एक रीजन हो सकता है। इतना क्लियर है? बस ये दो बातें ध्यान रखनी, बाकी इतना डिटेल में भी पढ़ नहीं सकता। हाँ, एट ऑल मतलब अंततः, फाइनली, एट ऑल मतलब फाइनली, फाइनली एंजाइम बनेगा ही नहीं। अब इन केस ऑफ स्नैपड्रैगन देखो यहाँ लिखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम। या तो एंजाइम बना तो बेकार बना या एंजाइम बना ही नहीं। इन दो में से कोई एक केस हो सकता है स्नैपड्रैगन में। अब आते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में मैंने बताया था कि F1 दोनों पेरेंट की तरह हो, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 किसी की तरह नहीं हो, और डोमिनेंस में किसी एक की तरह हो। किसी एक की तरह तो डोमिनेंस, किसी की तरह नहीं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों की तरह तो कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस का एक केस है, दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ये किस में होता है? ह्यूमन में। अब इस एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात करें, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है? कैरेक्टर। क्या है ये? कैरेक्टर। और एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन होता है। तो इसके लिए कितने जीन है? एक जीन। कौन सा? आई जीन। अब एक जीन के कितने एलील होते हैं? दो होते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर तीन है, तो मल्टीपल एलील का केस भी बन गया। अगर एक जीन के दो से ज्यादा एलील तो क्या बन गया? मल्टीपल एलील का केस बन गया। आई जीन के तीन एलील हैं, कौन से? आई ए, आई बी, आई। ठीक है, आई पढ़ना, आई नॉट भी कहते हैं लेकिन आई एनसीईआरटी में लिखा है। तो आई ए जो है ये ए सुगर या ए एंटीजन बनाता है। अब एंटीजन हम लोग पढ़ चुके हैं, एबीओ सिस्टम में कितने एंटीजन? दो एंटीजन बेटा, ए और बी। और आर एच सिस्टम में एक एंटीजन, कौन? आर एच एंटीजन। तो एबीओ सिस्टम में वही देखो, ए एंटीजन बी एंटीजन, और आई कोई एंटीजन नहीं बनाता, कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। अब देखो यहाँ पर जैसा एंटीजन होगा वैसा ब्लड ग्रुप होगा। जैसे आरबीसी की मेम्ब्रेन पे ए एंटीजन तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बी ब्लड ग्रुप, ए बी दोनों आ गए तो ए बी ब्लड ग्रुप, कोई नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप जीरो हो गए। तो पहले भी बता चुके हैं चैप्टर 18 में। चलो यहाँ पर पूरा आपको डिटेल दी गई। डिटेल में क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर बस एक रूल ध्यान रखना, 1346, 1 3 4 6। एक, तीन, तीन एलील, चार, हाँ, चार एलील पेयर, छह एलील पेयर। चार क्या? फिनोटाइप। अरे ब्लड ग्रुप ही फिनोटाइप है बेटा। ब्लड ग्रुप कितनी तरह के? चार। और छह फिनोटाइप, देखो दिखाई दे रहे हैं। फिनोटाइप या एलील पेयर छह बनेंगे, फिनोटाइप कितने बनेंगे? चार। और एलील कितने हैं? तीन। और जीन कितना है? एक। एक जीन, तीन एलील, चार फिनोटाइप, छह जीनोटाइप। इतना ही पूछा जाता है जनरली। यही डिटेल यहाँ पर पूछी। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग शो करता है डोमिनेंस भी, को डोमिनेंस भी, और मल्टीपल एलिलिज्म भी। को डोमिनेंस केवल तभी आएगा जब कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? ए बी ब्लड। ए बी ब्लड ग्रुप जब बनेगा तभी को डोमिनेंस का केस होगा। ए या बी ब्लड ग्रुप अगर बन रहा है तो वहां पर डोमिनेंस आएगा। तो जो डोमिनेंस हो रहा है, डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस भी है, को डोमिनेंस भी, और मल्टीपल एलिलिज्म भी। तीनों चीजें यहाँ पर सो रही, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है। नीट में सवाल पूछा गया था, उसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल में मैक्सिमम दो एलील हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक जीन में दो एलील, मार खाना है क्या? अभी यहाँ तीन एलील बता नहीं रहे हैं? एक जीन के तीन एलील हो गए तो हाँ, हाँ हाँ, टू एन या डिप्लॉयड है हम लोग। हम लोग डिप्लॉयड है, इसका क्या मतलब है? कि एक जीन की दो कॉपी हैं, दो एलील हो सकते हैं। यानी कि हमारे हमारे अंदर मल्टीपल एलील मिलेगा। अरे मेरा ब्लड ग्रुप है ओ, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। तो ओ है तो मेरा जीनोटाइप क्या होगा? आई आई। तो कितने एलील हैं? दो ही तो हैं यार एलील।
तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, तो ए है तो क्या हो सकता है, आई ए, आई ये हो सकता है, या आई ये हो सकता है। कितने एलील मिले, दो। किसी एक इंसान में तीन एलील मिलेंगे, तो क्या एक पर्सन में मल्टीपल एलील मिल सकता है, नहीं। तो कब मिलेगा, जब पॉपुलेशन स्टडी कर लो। तो मल्टीपल एलील तभी मिलेगा जब पॉपुलेशन, हम सबका ब्लड ग्रुप चेक कर लिया जाए तो क्या तीनों एलील मिल जाएंगे। लेकिन एक पर्सन में मैक्सिमम दो एलील मिलेंगे, बिकॉज वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। यानी अगर कोई ट्रिप्लॉयड है तो उसमें तीन एलील मिलेंगे, जैसे एंडोस्पर्म। नालायकों, एंडोस्पर्म क्या थ्रियन होता है, तो थ्रियन का मतलब उसमें एक जीन की तीन कॉपी है। और गैमीट तो एन होता, तो उसमें एक जीन की केवल एक कॉपी, एक एलील, तभी तो होता है। मार खाना है क्या। ये देखो यहाँ लिखा भी है 1346, तो देखो क्या लिखा, इन एन इंडिविजुअल मैक्सिमम टू एलील आर प्रेजेंट, क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं। मल्टीपल एलील आर सीन व्हेन वी डन पॉपुलेशन स्टडी, हम पॉपुलेशन स्टडी करते तब हमें मल्टीपल एलील मिलते। ठीक, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाए गए हैं, पूछे गए थे सवाल, आप सॉल्व करिएगा, और अभी हम सॉल्व करा भी देंगे। अब आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम एक समय में कितने कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, एक कैरेक्टर। और उसके आधार पर मेंडल ने कितने लॉ दिए, दो, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम एक समय में दो कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अब दो कैरेक्टर लेते हैं, जैसे सीड शेप एंड सीड कलर। तो दो कैरेक्टर तो ट्रेड कितने होंगे, चार, चार ट्रेड यहाँ पर हो गए। एकदम वही तरीका, जीनोटाइप है तो गैमीट बनाएंगे, गैमीट को फ्यूज कराएंगे, F1 मिलेगा। और F1 क्या दोनों पेरेंट में किसी एक की तरह है, देखो बेटा, F1 कैसा है, राउंड येलो, और ये भी राउंड येलो है, ये रिंकल्ड ग्रीन है, क्या F1 किसी एक की तरह है, तो डोमिनेंस। डोमिनेंस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फॉलो हो रहा कि डाई हाइब्रिड, दोनों में। लेकिन वो नियम किस आधार पे था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, लेकिन फॉलो यहाँ भी हो रहा है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। ये F2 जनरेशन है, बनाना नहीं एग्जाम में कभी आपको, बस आपको रिजल्ट ध्यान रखने। रिजल्ट है F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में अगर हम लोग बात करते हैं फिनोटिपिक रेशियो, तो कितना आता है, 9:3:3:1। किसका, हाँ फिनोटाइप का, तो किसका, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। यहाँ पर दोनों डोमिनेंट हैं, यहाँ दोनों रिसेसिव। यहाँ एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, यहाँ एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। समझ पाए ना। हाँ, तो पैटर्न ध्यान रखिएगा, अब इसी आधार पर हम सवाल करेंगे। अब जो पहला और आखिरी है, ये पेरेंट की तरह के हैं। देखो पेरेंट ये है राउंड येलो, एक था पहला वाला पेरेंट, दूसरा कैसा था, रिंकल्ड ग्रीन। लेकिन इन दोनों को देखो, ये पेरेंट की तरह के नहीं, तो इनको कहते हैं नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो कितने हैं, छह। छह कैसे, नॉन पेरेंटल, और 10 कैसे, पेरेंटल टाइप होते हैं। एक चीज और ध्यान दो, कितने राउंड हैं यहाँ, 12। कितने राउंड हैं, 12। नौ ये, तीन ये, 12। और रिंकल्ड कितने, चार। तो राउंड और रिंकल्ड का रेशियो देखो, 12 राउंड 4 रिंकल्ड, रेशियो 3:1। और 3:1 का रेशियो आ रहा है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूफ करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल है यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पर वही लिखा, पेरेंटल टाइप 10/16 रेशियो, परसेंटेज निकाल के दिखा है 62.5%। और ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट, इससे अभी हम लिंकेज सीखें। नॉन पेरेंटल 16 में से 6 हैं, तो परसेंटेज 37.5%। ये परसेंटेज ध्यान रखिए, नंबर अगर आपको पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम से भी वही रेशियो निकल के आएगा 9331 का, जो पनेट स्क्वायर से हमने निकाला है। तो बाइनोमियल थ्योरम से यहाँ निकाल सकते हैं जीनोटाइप का रेशियो। ये पूछा नहीं गया कभी, मन करे तो याद कर लेना। 1:2 आसान है, 1:2 1:2 4। अब उल्टा करते हैं, 2:1 2:1, ये आपका मन करे तो ऐसे याद कर लो, 1:2 1:2 1:2 1:2, ऐसे याद कर लो, 1:1 1:1 2:2 2:2। तो जैसे तुम्हारा मन करे वैसे याद कर लो, ठीक है। बस 4 बार 1, 4 बार 2, 4, बस खत्म हो, ऐसे मतलब जैसे तुमको याद हो जाए, ये नहीं कि यही रट्टा मारना है खाली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। डाई हाइब्रिड क्रॉस में रेशियोज हमें पता चल चुके थे, और ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, जीनोटाइप पूछा नहीं जाता, फिनोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब
अगर आपको कुछ कैलकुलेशन करने हैं तो कुछ यहाँ पर फॉर्मूले दिए गए, टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालने हैं तो टू द पावर n। अब n है टाइप ऑफ क्रॉस या नंबर ऑफ जीन। जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितने जीन है? एक। तो अगर हम टू द पावर वन रखेंगे तो हमें फिनोटाइप कितने मिले? तो क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस में दो ही फिनोटाइप है? टॉल, ड्वार्फ, राउंड, रिंकल्ड। डाई हाइब्रिड में टू द पावर n, तो टू द पावर टू मतलब चार फिनोटाइप। चार फिनोटाइप, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, हो गए चार। ट्राई हाइब्रिड में टू द पावर थ्री, तो एट। अब ये है नहीं सिलेबस में, लेकिन एग्जाम में पूछे अगर तो आप कैलकुलेट कर लो क्योंकि फॉर्मूला पता है आपको। अगला देखो, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने हो अगर, तो जीनोटाइप थ्री टू द पावर एन, फिनोटाइप टू द पावर एन, जीनोटाइप थ्री टू द पावर एन। मोनो हाइब्रिड में थ्री टू पावर वन करोगे थ्री। तो क्या मोनो हाइब्रिड क्लास में तरह की जीनोटाइप है? कौन से? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, वन इज टू इज टू। आया? डाई हाइब्रिड क्लास में थ्री टू द पावर टू मतलब नाइन। अभी वो बताया था वन 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 वन, टू 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 टू, नाइन, फोर, कितने हो गए? नाइन। नौ तरह के मिल गए। यहाँ ट्राई हाइब्रिड में तो 27। टोटल नंबर ऑफ प्रोजीनिया जायगोट पूछे तो फोर टू दी पावर एन। आसान है यार। फिनोटाइप टू दी पावर एन, जीनोटाइप थ्री टू दी पावर एन, और प्रोजीनिया जायगोट पूछे तो फोर टू दी पावर वन। जैसे मोनो हाइब्रिड फोर टू दी पावर वन यानी फोर। क्या परेंट स्क्वायर में फोर प्रोजीनी बने थे? F2 में सब निकाल लो, ये भी ध्यान रखना। डाई हाइब्रिड फोर टू दी पावर टू, चार दूनी, चार दुनिया आठ। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं करना। फोर टू पावर टू का मतलब फोर इंटू फोर लिखा हुआ है, तो 16। क्या डाई हाइब्रिड में 16 प्रोजीनी बने? नाइन थ्री थ्री वन, क्या 16 है टोटल? ट्राई हाइब्रिड में 64। कोई ट्राई हाइब्रिड है सिलेबस में? यस। स्किन कलर ट्राई हाइब्रिड, तीन जीन वहां पर है, तो वहां 64। हाँ हाँ हाँ, ह्यूमन हाइट एंड ह्यूमन स्किन कलर भी आएगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने एक नियम दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब पहली चीज ध्यान रखना है, जैसे मैं एक सवाल पूछूं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे फॉलो करता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीनों को। मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करता, क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने के लिए कम से कम दो जीन चाहिए, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में केवल एक जीन, तो वहां पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अब देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सीधा मतलब समझते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब एप्लीकेबल माना जाएगा जब F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो 9:3:3:1 आए। नहीं आएगा तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब एक्सेप्शन हो जाए। क्या इसी को हम 9 और 1 मिला के 10 कर लें? तो अगर 10 करेंगे तो पेरेंटल टाइप कितने हो गए? 10/16 यानी 62.5%। या रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने? 6। कितने? 16 में से 37.5। तीन तरीके अपनी बात को कहने के। 9331 का रेशियो मिल गया तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल है। रिकॉम्बिनेंट टाइप 37.5% मिल गए तो एप्लीकेबल है। और पेरेंटल टाइप 62.5% मिल गया तो एप्लीकेबल है। इनमें से कोई भी चीज ना मिले तो यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल नहीं हो रहा, मतलब एक्सेप्शन हो रहा है। जैसे अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप का रेशियो 3:1 नहीं आ रहा था तो एक्सेप्शन हो रहा था। वैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर फिनोटाइप का रेशियो 9:3:1 ना मिले तो वहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल नहीं है। यहीं से कहानी शुरू करते हैं आगे की। ठीक है। मेंडल ने कितने साल तक एक्सपेरिमेंट किया? 7 साल तक। कब से? 1856 से 1863 तक। 1865 में मेंडल ने अपने लॉस को पब्लिश किया। कितने लॉ? तीन। लेकिन मेंडल पे अगले 35 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। 1900 तक मेंडल अनरिकॉग्नाइज रहे, किसी का ध्यान इनकी तरफ नहीं गया, और इसी बीच मेंडल की डेथ हो गई। 1884 मेंडल की डेथ हो गई। क्यों अनरिकॉग्नाइज रहे? चार कारण हैं। पहला, कम्युनिकेशन आसान नहीं था। दूसरा, फैक्टर स्टेबल होते, ये इन्होंने कहा, लेकिन अगर फैक्टर स्टेबल होते हैं तो फिर वेरिएशन कैसे आती है?
फैक्टर स्टेबल है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, और स्टेबल है तो बच्चे माता पिता की तरह ही दिखाई देने चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। यूज ऑफ मैथमेटिक्स, ये शायद दूसरे साइंटिस्ट को समझ नहीं आया या पसंद नहीं आया, है ना। तो और फैक्टर्स आर मेड अप ऑफ, इन्होंने फैक्टर के बारे में तो बताया, लेकिन फैक्टर किससे बने होते ये नहीं बता पाए। फैक्टर किससे बने होते हैं? फैक्टर है क्या? जीन। जीन किससे बने हैं? डीएनए से। और उसमें डीएनए की खोज ही नहीं। डीएनए की खोज कब हुई? 1869, फ्रेडरिक मिशर। और मेंडल ने नियम कब दिए? 19 में, 1865 में। यानी मेंडल ने जब नियम दिए उसके 4 साल बाद तो डीएनए की खोज हुई। तो मेंडल को सपना तो आएगा नहीं कि 4 साल बाद डीएनए आएगा और डीएनए से जीन बना होगा, फैक्टर बना होगा। तो मेंडल कैसे बता पाते? अच्छा, लिखा हुआ है, तभी तुम लोग बता ले रहे हो। अच्छा। तो सन 1900 में तीन साइंटिस्ट, ह्यूगो डेवरीज, कार्ल कोरेंस एंड शेरमॉफ, इन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। एक साथ रिसर्च किया, अलग अलग, अलग अलग। लिखा नहीं क्या? अच्छा, तभी नहीं बता पा रहे। रीडिस्कवरी, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, इन तीनों ने अलग अलग रिसर्च किया, इंडिपेंडेंट, और एक ही नतीजे पर पहुंचे, सेम रिजल्ट पे। तो यहां से मेंडल की रीडिस्कवरी हुई। लेकिन इन्होंने जो रिजल्ट निकाले तीनों ने, वो मेंडल 35 साल पहले बता चुके थे। इसीलिए इनके काम को कोई नया नाम नहीं दिया गया, इनके काम को कहा गया रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। 1902 तक क्रोमोसोम के मूवमेंट को ऑब्जर्व कर लिया गया मियोसिस के दौरान। क्रोमोसोम का मूव मूव करते हैं, और मेटाफेज में नहीं करते। मेटाफेज में अलाइन करते हैं, इक्वेटर के ऊपर आते हैं, एनाफेज में अपोजिट पोल पे जाते हैं। इस क्रोमोसोम के मूवमेंट को देखा गया, 1902 तक देखा जा चुका था। साटन एंड बॉवेरी ने पता लगाया कि क्रोमोसोम और जीन का बिहेवियर सेम होता है, पैरेलल होता है, एक जैसा होता है। और इसी आधार पे देखो दोनों का बिहेवियर, क्रोमोसोम और जीन दोनों पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम का पेयर होमोलॉगस पेयर, जीन का पेयर एलील पेयर। बोथ सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, दोनों गैमीट फॉर्मेशन के समय अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर एलील है, जब गैमीट बनेंगे दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो गए, और क्रोमोसोम 46 है तो अलग होके 23-23 गैमीट में जाएंगे, तो दोनों सेग्रीगेट होते हैं। और साथ ही साथ बोथ असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, दोनों का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इस आधार पे इन्होंने एक थ्योरी दी, साटन एंड बॉवी ने, खूब पूछा गया नीट में सवाल, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, गिवन बाय साटन एंड बॉवेरी। और इस थ्योरी को प्रूफ किया टीएच मॉर्गन ने। तो एग्जाम में ऐसे अगर पूछो, दोनों सवाल आ चुके हैं आपके नीट में, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय टीएच मॉर्गन। और टीएच मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रा, जिसको कहते हैं फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई में कितने क्रोमोसोम? फ्रूट फ्लाई में, ये देखो क्रोमोसोम नहीं याद, 8। फ्रूट फ्लाई में 8। और लाइफ स्पैन 2 वीक, 14 दिन का जीवन है, और क्रोमोसोम है 8। दोनों डेटा एनसीईआरटी में। चलो अब यहाँ थे ड्रोसोफिला, लाइफ स्पैन तो लिखी, तभी तुम लोग बता लिए। चलो, ड्रोसोफिला को ही क्यों सेलेक्ट किया? ड्रोसोफिला को ही क्यों सेलेक्ट किया? 5 कारण है। पहला, इजिली ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, इसको आसानी से लैब में ग्रो करा सकते हैं। दूसरा, लाइफ स्पैन शॉर्ट है, कितना? 14 डेज का लाइफ स्पैन शॉर्ट है, तो रिजल्ट जल्दी मिल जाएंगे हमें। मेंडल को कितने साल लगे? 7, क्योंकि उन्होंने ऐसा मटेरियल लिया जिसकी लाइफ स्पैन 4 महीने की, 3 से 4 महीने फसल होती है, इसलिए उनको 7 साल लग गए। अब इसकी लाइफ स्पैन 14 दिन की है, तो रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाए। मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजिली डिस्टिंग्विशेबल, यहाँ मेल कैसा है? स्मॉलर, फीमेल लार्जर। तो देख के बता सकते कौन मेल है कौन फीमेल है, क्रॉस कराना आसान होगा। अ सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, लार्ज नंबर ग्रेटर क्रेडिबिलिटी, जितना ज्यादा नंबर होगा क्रेडिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। एंड कई सारे ऐसे वेरिएशन हैं इन दोनों में, और भी जेनेटिक वेरिएशन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इजिली सीन अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप। तो आपको वेरिएशन याद करनी, बॉडी कलर एंड आई कलर। बॉडी कलर, मेल का बॉडी कलर ब्राउन, फीमेल का येलो। आई कलर मेल का रेड और फीमेल का व्हाइट। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि यहीं से हम लिंकेज स्टार्ट करने वाले हैं।
ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर मॉर्गन एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, ड्रोसोफिला। और हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस मटर में कराए, वही क्रॉस जब मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में रिपीट किए, तो वो उनको रिजल्ट नहीं मिला जो मेंडल को मिला था। वही एकदम कंडीशन। मेल कैसा है, ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड, और फीमेल कैसी, येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड। कितने कैरेक्टर हैं, दो कैरेक्टर, आई कलर एंड बॉडी कलर, दो कैरेक्टर तो डाई हाइब्रिड क्रॉस। समझ गया ना। कितने ट्रेट, चार। अगर दो जीन है तो ट्रेट चार हो जाएंगे। तो चार ट्रेट दिखाई दे रही होंगी शायद आपको। दोनों का क्रॉस कराया, क्या मिला, F1। F1 कैसा मिला हमको नहीं पता है, दिया ही नहीं है एनसीईआरटी में। फिर क्या करा दिया, सेल्फिंग, तो क्या मिला, F2। और F2 में फिनोटाइप का रेशियो कितना आना चाहिए था, 9:3:3:1, जो कि नहीं आया। अगर आता तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल होता, नहीं आया तो एप्लीकेबल नहीं है तो एक्सेप्शन है। तो मॉर्गन एक्सपेरिमेंट इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कैसे देखते हैं जरा इसको। तीन तरीके वही यहाँ लिखे हैं कि अगर ये ना आए, ये ना आए, ये ना आए, तो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो जरा मेंडल का एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने क्रॉस ए कराया जिसमें वाई और डब्ल्यू दो जीन लिए। दो जीन मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस, दो जीन मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस। वाई और डब्ल्यू जीन लिए यहाँ पर, और एक क्रॉस बी है जहां पर डब्ल्यू और एम जीन लिए। अब वाई और डब्ल्यू जीन का लेके जब F1 कराया, F2 निकाला, तो वहां पेरेंटल टाइप मिले 98.7। तो रिकॉम्बिनेंट कितना, 1.3। पेरेंटल टाइप कितना आना चाहिए था, 62.5, नहीं आया ना, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल नहीं है। क्रॉस पेरेंटल टाइप कितना मिला, 62.8। कितना मिलना चाहिए था, 62.5, नहीं मिला, तो एक्सेप्शन हो गया। तो ये डेटा याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, यस। और वो 62.5 वो निकाल सकते हो, ये निकाल नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ आपको रेशियोज नहीं पता है। तो ये तो आपको याद करना, कोई एक चीज याद कर लेना। क्रॉस ए में वाई और डब्ल्यू के बीच में 1.3% रिकॉम्बिनेशन है, और क्रॉस बी में रिकॉम्बिनेशन है 37.2%। और जो रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज होता है वही डिस्टेंस के बीच दूरी होती है। डिस्टेंस होती है जीन के बीच में, डिस्टेंस के बीच दूरी होती है, जीन के बीच वही दूरी होती है। तो ये किसने बताया था, अल्फ्रेड स्टर्टिवेन ने। देखो यहाँ पर y और w के बीच की दूरी कितनी है, 1.3 मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन। एक मैप यूनिट एक सेंटीमॉर्गन या 1% क्रॉसिंग ओवर के बराबर होता है। तो 1.3 मैप यूनिट में कहाँ से लेके आया हूँ, रिकॉम्बिनेंट के परसेंटेज। जो परसेंटेज है वही दूरी, मैप यूनिट। यहाँ पर देखो कितना लिखा है, 37.2 सेंटीमॉर्गन, तो कहाँ से आया है, 37.2%। तो अगर दूरी पूछेगा तब आप बता लोगे। अब एक चीज और ध्यान दो, जब दो जीन के बीच की दूरी बढ़ाएंगे, क्या दूरी बढ़ गई, तो दूरी बढ़ने से क्या हुआ, जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है वो बढ़ गए। यहाँ जीन के बीच की दूरी कम है तो रिकॉम्बिनेंट टाइप कम है। अगर जीन के बीच की दूरी कम है तो पेरेंटल टाइप ज्यादा होंगे, क्योंकि लिंकेज हो जाएगा। और लिंकेज की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी जीन के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी। यानी डिस्टेंस और लिंकेज में कैसा रिलेशन, इनवर्स। और डिस्टेंस और रिकॉम्बिनेशन में डायरेक्ट रिलेशन। लिंकेज होने की पहली शर्त है कि दो क्रोमोसोम एक ही जीन, दो दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे हो। लिंकेज की पहली शर्त दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे हो, तब लिंकेज होगा। और दो जीन जितने ज्यादा नजदीक होंगे लिंकेज उतना ज्यादा होगा, क्रॉसिंग और उतना कम हो जाएगा। तो ये सब डेटा आपको यहाँ वाला तो याद ही करना पड़ेगा। रिकॉम्बिनेंट टाइप का याद कर लेना। टर्म लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन दिए थे टीएच मॉर्गन ने। सवाल दोनों पूछे जा चुके हैं आपसे। लिंकेज को इन्होंने कहा फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन, जीन के बीच जो भौतिक लगाव है, जितना पास होंगे लगाव उतना ज्यादा होगा, लिंकेज उतना ज्यादा होगा। एंड लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए क्या चाहिए, दो जीन चाहिए वहां पे, दो जीन चाहिए वहां। और रेशियो कितना चाहिए, 9:3:3:1, या पेरेंटल टाइप 62.5% या रिकॉम्बिनेंट टाइप 37.5% चाहिए।
अगर इनमें से कोई सी चीज गड़बड़ हो गई मतलब वहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल नहीं है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ लिखा है रिकॉम्बिनेशन नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट टाइप को बताता है। तो लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेरेंटल टाइप। पेरेंटल मतलब लिंकेज जितना ज्यादा होगा पेरेंटल टाइप उतने ज्यादा होंगे। जैसे क्रॉस ए और बी को कंपेयर करो तो क्रॉस ए में लिंकेज कितना है, पेरेंटल टाइप कितने हैं, 98.7%। 98.7% पेरेंटल टाइप जितने ज्यादा होंगे लिंकेज उतना ज्यादा होगा और डिस्टेंस उतनी कम हो जाएगी। तो लिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेरेंटल टाइप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट, ये भी आपके नीट का सवाल है। अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट ने क्या बनाया, जेनेटिक मैप, और जेनेटिक मैप हमें बताता है डिस्टेंस बिटवीन टू। नीट 2022 में बहुत अच्छा सवाल आया था, अभी कराएंगे भी। दो जीन के बीच की डिस्टेंस को बताता है। और जेनेटिक मैप किस पे आधारित है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन पर। ये लिंकेज के आधार पर नहीं बनाया गया है। तो इसीलिए जो रिकॉम्बिनेंट टाइप का परसेंटेज होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। ये देखो 1% रिकॉम्बिनेशन मतलब 1% क्रॉसिंग ओवर, इसी को 1 सेंटीमॉर्गन कहते हैं, इसी को 1 मैप यूनिट। तो जैसे मैं कहूँ कि वाई और डब्लू के बीच कितनी डिस्टेंस है, हाँ, वाई डब्लू सुन रहे हो, 1.3 सेंटीमॉर्गन। और डब्लू और एम के बीच 37.2 सेंटीमॉर्गन। अब सेंटीमॉर्गन कह लो चाहे मैप यूनिट कह लो चाहे क्रॉस ओवर कह लो, सब एक ही बात है। अब आते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक जीन कंट्रोल करता है एक कैरेक्टर को, लेकिन अगर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल करे तो प्लियोट्रॉपी। और अगर एक कैरेक्टर को कई जीन कंट्रोल करें तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब व्हेन वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तीनों बातें लिखी। नॉर्मल कंडीशन वन जीन वन कैरेक्टर, प्लियोट्रॉपी वन जीन मेनी कैरेक्टर, एंड व्हेन मेनी जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मेनी मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा जीन। अब यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल है ह्यूमन हाइट एंड ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर को कितने जीन कंट्रोल कर रहे हैं, 3। ह्यूमन स्किन कलर क्या है, कैरेक्टर, एंड दिस कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय 3 जीन। क्या 3 एक से ज्यादा है, तो क्या हो गया, पॉलीजेनिक इनहेरिट। अब ह्यूमन स्किन कलर कैरेक्टर है, इसके 3 जीन है ए बी सी, और 3 जीन तो एलील कितने होंगे, 6। 3 डोमिनेंट और 3 रिसेसिव। जो डोमिनेंट वाले हैं ये डार्क कलर देते हैं, ज्यादा मिलेनिन बनाते हैं। आप जानते हैं मिलेनिन स्किन के कलर को कंट्रोल करता है, तो जितना ज्यादा मिलेनिन होगा स्किन का कलर उतना डार्क होगा। और डार्क कलर किस पे डिपेंड करता है, डोमिनेंट एलील पर। और रेसेसिव एलील होंगे तो कलर कैसा होगा, लाइट स्किन कलर होगा, लेस मिलेनिन का फॉर्मेशन होगा। तो अब यहाँ पर वही कंडीशन दी गई। यहाँ पर जैसे आपको दिखाया गया वही एकदम क्रॉस है। एक डार्केस्ट स्किन कलर ले लिया गया, एक लाइटेस्ट स्किन कलर लिया गया। गैमीट बनाए गए, F1 में इंटरमीडिएट कलर आएगा। और उसके बाद जब इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो 8 8 गैमीट बनेंगे। और F2 जनरेशन में कितने प्रोजेनी, 64 तरह की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और आप तो जानते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप कितनी तरह के होंगे, 64 तरह के जीनोटाइप होंगे। जीनोटाइप का फॉर्मूला क्या है, 3 की पावर n। 3 की पावर n मतलब कितना हुआ, 3 3 9 3 27। तो 27 टाइप के बनेंगे जीनोटाइप। लेकिन जाइगोट टोटल कितने बनेंगे पॉइंट स्क्वायर में, 64। तो ये तो मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, लेकिन इतना पूछेगा नहीं आपसे, ये वाला इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ एलील इज एडिटिव। इफेक्ट ऑफ एलील इज एडिटिव। जैसे ऐसे सोचो, मैं लिखूं कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल। क्या इन दोनों का फिनोटाइप सेम होगा, इसका फिनोटाइप टॉल और इसका टॉल। अब बताना, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। चलो एक और कंडीशन,
सिंपली आपको बताना, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, जैसे ये बताया ना वैसे ही बताना है। तो मैं ऐसे लिखूं, मेंडल की जेनेटिक्स अगर पढ़ रहे हो और पूछे इसका फिनोटाइप और इसका फिनोटाइप सेम होगा कि अलग अलग? सेम होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ पर इसका कलर अलग होगा, इसका कलर अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट एलील कितने हैं? 6। और यहाँ डोमिनेंट कितने? 3। तो ये तीन डार्क कलर देंगे और ये तीन लाइट कलर देंगे। इफेक्ट ऑफ एलील इज एडिटिव। यहाँ एलील का प्रभाव जुड़ता है। क्या यहाँ एलील का प्रभाव जुड़ता है? नहीं। क्या यहाँ एलील का प्रभाव जुड़ता है? हाँ, क्योंकि यहाँ ये और ये जुड़ जाए, टॉल और ड्वार्फ तो इंटरमीडिएट बना देगा, और टॉल टॉल जुड़ जाए तो ज्यादा टॉल बना देगा। तो कभी भी मोनोहाइब्रिड या डाई हाइब्रिड क्रॉस में या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में एलील का इफेक्ट ऐड नहीं होता। ये केवल कहाँ पे होता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। केवल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक ऐसा केस जहां एलील का प्रभाव ऐड हो जाता है, एडिटिव होता है। दूसरा, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ये जो कैरेक्टर हैं जैसे स्किन कलर या ह्यूमन हाइट, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यहाँ पर एलील का इफेक्ट ऐड हो रहा, और इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। जैसे आप धूप में ज्यादा घूमेंगे तो आपका कलर डार्क हो जाएगा ना थोड़ा, सबने महसूस किया है। अभी एसी में बैठे एकदम, है ना, अभी एसी में पूरे साल भर यहाँ रहोगे, गोरे हो जाओगे, गांव में 4 दिन घूमोगे, कल्लू होके फिर लौटोगे, है ना। पूरे साल भर हम गोरा करते हैं, उसके बाद गए गांव में, 4 दिन में गोबर होके फिर आ गए। तो क्योंकि इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है ना। जैसे जितना ज्यादा धूप में रहेंगे कलर उतना ज्यादा डार्क हो जाएगा, और वो फिर हार्मोन का कुछ इफेक्ट होता है, यूवी से बचाने के लिए ऐसा होता है। तो यहाँ पर 7 फिनोटाइप दिए गए हैं, मन करे तो याद कर लेना, बहुत जरूरत नहीं ये रेशियो याद करने की। ये क्वेश्चन आया था, इसको अभी करा देंगे अलग से। ये क्वेश्चन आया था नीट 2022 में, ये अल्फ्रेड स्टर्ट इवेंट पे बेस्ड था। अब आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, यहाँ से भी एक सवाल आता है। सेक्स डिटर्मिनेशन एनसीईआरटी में जो आपको मिलेगा वो 4 तरह का है। कौन कौन सा? एक्सओ, एक्स वाई, जेड डब्ल्यू एंड हैप्लोडिप्लॉइड टाइप। एक्सओ कहाँ पर? ग्रास हॉपर में एक्स वाई, ह्यूमन में, मैमल में जेड डब्ल्यू, बर्ड में हैप्लोडिप्लॉइड टाइप, हनी बी में। चलो देखते हैं जरा। थिंकिंग ने 1891 में इंसेक्ट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि इंसेक्ट में जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो 2 तरह के गैमीट बनते हैं। आधे गैमीट में एक बॉडी होती है और आधे गैमीट में बॉडी नहीं है। इस बॉडी को इन्होंने कहा एक्स बॉडी। बात पता चले क्या है? एक्स क्रोमोसोम। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए एक्स बॉडी या एक्स क्रोमोसोम की खोज किसने की, तो हैंकिंग बताएंगे आप। ठीक है। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर, मेल में या फीमेल में? दोनों में। अब जो 46 क्रोमोसोम है इनमें 2 तरह के क्रोमोसोम, ऑटोसोम एंड हेट्रोसोम। ऑटोसोम कितने? 44। हेट्रोसोम कितने हैं? 2, जिनको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। मेल में कितने सेक्स क्रोमोसोम? 2। फीमेल में 2। मेल में है क्या? मेल में जो 2 सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स वाई, और फीमेल में एक्स एक्स हो जाए। बाकी ऑटोसोम दोनों में सेम होता है। ठीक है। मेनली एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, बाकी ये सब इतनी डिटेल आपसे पूछेगा नहीं। तो अगर एक्स ओ टाइप की बात करें तो इसको एक्स 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 ओ टाइप भी बोलते हैं, और ये कहाँ मिलेगा? मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट या ग्रास हॉपर। ज्यादातर इंसेक्ट या ग्रास हॉपर में टेक्निक पाई जाएगी। और यहाँ पर अगर आप मेल को देखें तो मेल कितनी तरह के स्पर्म बना रहा है? 2। और फीमेल 1 तरह के एक बना रही। तो जो 2 तरह के गैमीट बनाएगा उसको कहेंगे हेट्रोगैमेटिक, और जो 1 तरह का बनाएगा वो होमोगैमेटिक। यानी एक्सओ क्या है? मेल हेट्रोगैमिटी एंड फीमेल होमोगैमिटी। ठीक है। दूसरा एक्स वाई टाइप। एक्स वाई टाइप मैमल में पाई जाती है, इंक्लूडिंग मैन और कुछ इंसेक्ट जैसे ड्रोसोफिला। ज्यादातर इंसेक्ट में एक्स ओ है, लेकिन ड्रोसोफिला में एक्स वाई है। अब यहाँ पर अगर देखें तो मेल के केस में 2 तरह के गैमीट बन रहे हैं, मतलब मेल हेट्रोगैमिटी, फीमेल एक ही तरह के एक बना रही है यानी फीमेल होमोगैमिटी। इन मेल वाई क्रोमोसोम इज स्मॉलर देन एक्स, ये पूछा जा चुका नीट में। जेड डब्ल्यू टाइप ये बर्ड में पाई जाती है। बर्ड में थोड़ा सा उल्टा कहानी, यहाँ पर जो मेल है वो एक ही तरह के स्पर्म बनाता है, यानी मेल होमोगैमिटी और फीमेल 2 तरह के एक बनाती है।
फीमेल हेट्रोगैमेटी। तो आप हेट्रोगैमेटी याद करो, एक्स ओ और एक्स वाई में मेल हेट्रोगैमेटी, और बर्ड में फीमेल हेट्रोगैमेटी। बाकी दूसरे वाले को उल्टा कर लें, और ये पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, जो हेट्रोगैमेटी होगा, जो हेट्रोगैमेटी शो करेगा, सेक्स उसी पर डिपेंड करेगा। जैसे ह्यूमन में कौन हेट्रोगैमेटी, मेल, यानी बच्चे का जो सेक्स है, मेल या फीमेल होना, किस पे डिपेंड करेगा, मेल पर, यानी पापा पे, फादर पे डिपेंड करेगा, स्पर्म पे डिपेंड करेगा। और बर्ड में किस पे डिपेंड करेगा, फीमेल पे, यहाँ पर फीमेल पे डिपेंड करेगा। तो जो हेट्रोगैमेटी शो करेगा उसी पे सेक्स डिपेंड करेगा। आते हैं हैप्लोडिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, ये हनी बी में पाया जाएगा, ये भी इंसेक्ट ही है। यानी ज्यादातर इंसेक्ट में एक्स ओ, ड्रोसोफिला में एक्स वाई, और हनी बी में हैप्लोडिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। हनी बी में तीन तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्वीन, वर्कर, ड्रोन। जो क्वीन है वो फर्टाइल फीमेल है, वर्कर स्टेराइल फीमेल है, और जो ड्रोन है वो फर्टाइल मेल है। तो अब ये तो स्टेराइल है, मतलब ये बच्चे पैदा नहीं करेगी, तो इसको तो खत्म ही कर देते हैं यहाँ से। जो फीमेल है वो डिप्लॉयड होती 2n, और मेल जो ड्रोन है वो n होते हैं, इसलिए इस टेक्निक का नाम है हैप्लोडिप्लॉयड टाइप। कुछ ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड है और कुछ डिप्लॉयड है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि जो मेल है, मेल जब गैमीट या स्पर्म बनाता है तो माइटोसिस से बनाता है। मेल फॉर्म स्पर्म बाय माइटोसिस एंड फीमेल फॉर्म स्पर्म बाय सॉरी गैमीट बाय मियोसिस। ठीक, और जो मेल और फीमेल गैमीट जब बनेंगे तो फर्टिलाइज करके 2n बनाएंगे, और 2n से कौन डेवलप होगा, फीमेल। लेकिन मेल का फॉर्मेशन केवल एग से होगा। फीमेल गैमीट सीधे डेवलप होके मेल को बना देगी विद द हेल्प ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या है, बिना फर्टिलाइजेशन के नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, किससे, एग से। फीमेल गैमीट से बिना फर्टिलाइजेशन के अगर नया ऑर्गेनिज्म बन जाए तो पार्थिनोजेनेसिस, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए तो पार्थिनोकार्पी, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाए तो एपोमिक्सिस। तीन फिनोमिनन है बिना फर्टिलाइजेशन। यानी यहाँ पर जो फीमेल है वो फर्टिलाइजेशन के द्वारा बन रही है, और जो मेल है वो पार्थिनोजेनेसिस यानी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है ऑल्ट्रेशन या चेंज इन डीएनए सीक्वेंसेस। अब डीएनए में चेंज हो रहा है मतलब जीन में मतलब जीनोटाइप में, जीनोटाइप मतलब फिनोटाइप में चेंज होगा। हमारा एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का। यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। डीएनए के एक बेस पेयर में अगर चेंज होगा तो उसे कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल इसका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, बीटा चेन में छठे नंबर पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, और ग्लूटामिक एसिड के लिए कौन कोड करता है, जी ए जी, और वैलिन के लिए जी यू जी। तो ए की जगह क्या आ गया, यू आ गया। एडेनिन की जगह यूरेसिल आ जाता है अगर हम आरएनए के लेवल पे बात करें, और उस वजह से बीमारी हो जाती है। दूसरा फ्रेमशिप म्यूटेशन, ये अगले चैप्टर में आ जाएगा, मतलब कल। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन में देखा है चार चेन होती, दो अल्फा दो बीटा। नॉर्मल बीटा चेन में छठे पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होती है, सिकल सेल एनीमिया में बीटा चेन में सिक्स पोजीशन पे वैलिन आ जाता है, मतलब जीएजी रिप्लेस बाय जीओजी। ठीक है, अब जो एजेंट म्यूटेशन कॉज करते हैं उन्हें कहते हैं म्यूटाजेन। जो पोल्यूशन कॉज करते हैं पोल्यूटेंट, कैंसर कॉज करने वाले कार्सिनोजन, डिजीज कॉज करने वाले पैथोजेंस। तो ये है म्यूटाजेन। म्यूटाजेन में एक्स रे, गामा रे एंड यूवी रे। सबसे इंपॉर्टेंट है गामा रेस को याद रखेंगे, मूंग बीन में इसका यूज भी करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, अब एक टर्म यहाँ पर है क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्रोमोसोमल एबरेशन मतलब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। ये जनरली कहाँ मिलेंगी, कैंसर सेल में। बस ये सीधा सवाल पूछा जाएगा कि क्रोमोसोमल एबरेशन आर नॉर्मली सीन इन कैंसर सेल। अब आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर उन्हें कहते हैं जो बीमारियां जीन के द्वारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं, उन्हें कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक डिसऑर्डर कितनी तरह की, दो तरह की। पहला मेंडेलियन, दूसरा क्रोमोसोम।
अब इन बीमारियों को समझने के लिए पेडिग्री का यूज करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस के कुछ सिंबल होते हैं जो हमें याद करने हैं। जैसे स्क्वायर अगर बनाते हैं तो मेल, सर्कल बनाते हैं तो फीमेल, डायमंड बनाते हैं तो सेक्स अनस्पेसिफाइड, इसको क्या बोलते हैं, डायमंड। अगर कलर नहीं किया गया है अंदर तो नॉर्मल, कलर कर दिया गया तो अफेक्टेड, मतलब बीमारी हो गई। मेल फीमेल को एक लाइन से जोड़ा तो मेटिंग, दो लाइन से जोड़ा तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, नॉट डबल मेटिंग, ठीक है। दिस इज कंसेंजीनियस मेटिंग, और ये नीट 2022 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये कंसेंजीनियस नहीं, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। फिर हमेशा जब कोई पेडिग्री बनाएंगे तो पेरेंट को ऊपर लिखेंगे, बच्चों को नीचे लिखेंगे, और बच्चों का जो क्रम होगा वो लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। जैसे चिंकू पुष्पा कलुआ, सबसे प्यारा कौन, कलुआ। कैसे, जो सबसे छोटा हो सबसे प्यारा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन इसमें, चिंकी। हाँ, तो बच्चों का जो क्रम है वो भी लेफ्ट टू राइट। अगर इस कपल का चौथा बच्चा पैदा हो तो किधर लिखेंगे, लेफ्ट में कि राइट में, राइट में लिखेंगे, ठीक है। कलुआ के बाद में भी है ना। तो ये देखो, मेल और फीमेल, अगर इनके मान लो तीन बच्चे हैं, तो एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। और तीन बच्चे मेल है कि फीमेल, नहीं पता। और ये अफेक्टेड कि अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड। तो अगर तीन बच्चे अनअफेक्टेड, तीन बार बनाने की जगह एक बार बना दो, काम खत्म हो गया। इस तरीके से सब सिंबल हम यूज करेंगे, इतने ही सिंबल से काम चल जाएगा। और दुनिया का कोई सिंबल नहीं याद करना है। आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, कितनी तरह के, तो पहला मेंडेलियन, दूसरा क्रोमोसोमल। मेंडेलियन डिसऑर्डर का कारण है सिंगल जीन म्यूटेशन, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का कारण इंक्रीज और डिक्रीज और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। इंक्रीज कहाँ होता है, डाउन सिंड्रोम में 46 की जगह 47। डिक्रीज कहाँ होता है, टर्नर सिंड्रोम 45, एक कम हो गया। अब नॉर्मल वाला है नहीं आपके सिलेबस में। तीन चीजें हो सकती हैं। आते हैं मेंडेलियन कारण, सिंगल जीन म्यूटेशन, सिंगल जीन म्यूटेशन। अब आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर में ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ये कौन है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी नीट 2022 का ही सवाल था। बस इतना ही पूछा जाएगा। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो पढ़ा था वही है बेटा, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या था वो, जेनेटिक डिसऑर्डर, क्या हुआ था, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, पढ़ चुके हो आप चैप्टर 20 में। ऑटोसोमल रिसेसिव इंपॉर्टेंट है, पेडिग्री भी आती है। सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस, बस इतने याद करने। इनमें से सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, इन दोनों की मतलब पेडिग्री तो हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया की, लेकिन सबकी सेम ही हो, तो कोई भी आंसर हम कर सकते हैं। इनमें से फिनाइलकीटोन्यूरिया पहले भी बात कर चुकी, क्या था, प्लीयोट्रॉपी। सिकल सेल एनीमिया अभी पढ़ा है, पॉइंट म्यूटेशन, ये पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जाम्पल है, ये प्लीयोट्रॉपी का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थैलासीमिया डिटेल में सिलेबस में एक्स सेक्स लिंक खूब पूछा गया, दो ही एग्जाम्पल हैं गिनके, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। एक्स सेक्स लिंक रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक्स सेक्स लिंक मतलब इन बीमारियों का जीन एक्स क्रोमोसोम पे, एक्स क्रोमोसोम मेल में कि फीमेल में, दोनों में, मेल में एक, फीमेल में दो। तो इन बीमारियों के होने के चांस ज्यादा कहाँ है, मेल में चांस ज्यादा है। जैसे कलर ब्लाइंड होने का चांस मेल में 8% और फीमेल में 0.4, पढ़ेंगे हम, डेटा दिया हुआ है। हीमोफीलिया से शुरू करते हैं। हीमोफीलिया में एक सिंपल कट अगर लग जाए किसी को तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, खून बहता रहता है। उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है कि हीमोफीलिया में जो कैस्केड प्रोसेस होता है, ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाया था यार। कैस्केड प्रोसेस में कितने फैक्टर, 13 फैक्टर। और ये 13 फैक्टर जो होते हैं उनमें से कोई एक फैक्टर अफेक्ट हो जाता है, और एक फैक्टर के अफेक्ट होने से ब्लड क्लॉट नहीं करता है, जिससे नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहती है। जो क्वीन विक्टोरिया थी, कहाँ की महारानी, इंग्लैंड की, और लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका, कल ही बताया था ना। ये कैरियर थी इस बीमारी के लिए, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। एक स्नो ब्लाइंडनेस होता है, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन। एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए डेफिशिएंसी, और एक है कलर ब्लाइंडनेस, आल्सो नेम्ड एज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ पे जो पर्सन है वो रेड और ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, क्यों,
ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आईज। पढ़ चुके हो आई में कितनी तरह की कोन थी? तीन, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो रेड और ग्रीन कोन में डिफेक्ट हो जाता है। मेल में 8%, फीमेल में 0.4% चांसेस। अब इसकी पेडिग्री कैसे बनाएंगे? जो तरीका है पेडिग्री ऑफ एक्स सेक्स लिंक के लिए केवल अप्लाई करोगे। एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कौन है? हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। इन दोनों बीमारियों के आधार पे मेल दो तरह के, या तो नॉर्मल होगा या अफेक्टेड होगा। अगर मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, या तो उस पे हीमोफीलिया का जीन नहीं होगा या होगा। नहीं होगा तो नॉर्मल, होगा तो अफेक्टेड। फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम, इसलिए तीन कंडीशन। या तो दोनों पे हीमोफीलिया का जीन नहीं है तो नॉर्मल, एक पे है तो कैरियर, लेकिन कैरियर अनअफेक्टेड है, और दोनों पे आ गया तो अफेक्ट। तो हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस के आधार पे मेल दो तरह के और फीमेल तीन तरह की। क्या इस बीमारी में मेल कैरियर हो सकता है? ये बात ध्यान रखनी, खूब सवाल पूछा गया। ये कुछ सवाल भी आपको यहाँ करके दिखाए गए हैं। अब हम लोग चलेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर में। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर छह बताए थे, इनके इनमें सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया आपको दिया गया। सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया में क्या कॉमन है? दोनों ही ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हैं, और दोनों ही ब्लड डिसऑर्डर हैं, दोनों ब्लड से संबंधित है ना। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है उसमें छठी पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ गया? वैलिन। और इसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज होने, चिपकने लगे, और इसकी वजह से आरबीसी का शेप बिगड़ गया। आरबीसी का शेप नॉर्मली कैसा होता है? राउंड एंड बाइकॉन्केव। इस बीमारी में सिकल शेप आरबीसी हो जाएगी। इसी बीमारी का नाम सिकल सेल एनीमिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और ऑटोसोम मेल और फीमेल में बराबर है और सेम है, तो इसलिए यहाँ पर मेल और फीमेल में अलग अलग नहीं पढ़ना है। सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, कोई भी सवाल पूछे, सिस्टिक फाइब्रोसिस, तरीका यही रहेगा। ठीक है। अब ये जो बीमारियां हम पढ़ रहे हैं सिंगल जीन म्यूटेशन से हो रही है, एक जीन के म्यूटेशन से। एक जीन के कितने एलील? दो। तो सिकल सेल एनीमिया को दो एलील कंट्रोल करते हैं, एच बी ए एंड एच बी एस। ये दोनों एलील, जैसे आपने कैपिटल टी स्मॉल टी पढ़ा था, वैसे ये भी एलील है। एच बी ए नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए, और एच बी एस सिकल सेल हीमोग्लोबिन। अब दो एलील, अगर तो एलील पर कितने बनेंगे? तीन। एच बी ए तो नॉर्मल, एच बी एस तो कैरियर बट अनअफेक्टेड, और एच बी एस अफेक्टेड। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के आधार पे मेल और फीमेल में तीन सिचुएशन हो सकती है। क्या मेल कैरियर यहाँ हो सकता है? यस। लेकिन एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में मेल कैरियर नहीं हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बताओ, सिकल सेल एनीमिया के होने का चांस मेल में ज्यादा है फीमेल में? बराबर। हिमोफीलिया होने का चांस मेल में ज्यादा है फीमेल में? मेल में। सिस्टिक फाइब्रोसिस होने का चांस बराबर होगा। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर या ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, अगर ऑटोसोम लगा दिया तो मेल और फीमेल में चांस बराबर हो जाएंगे। लेकिन एक्स सेक्स लिंक है तो चांस मेल में ज्यादा होंगे, बिकॉज मेल कैन नेवर बी कैरियर, इसलिए चांस ज्यादा होंगे। ठीक है, एक दो रूल और समझ लो तुम लोग। जैसे मान लो एक्स सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, और उसमें सवाल में यह कहा गया कि मदर कैरियर है, कि मदर कैरियर है, तो 50% लड़के बीमार होंगे। सॉल्व नहीं करना है कभी। ठीक है। अगर अगर आपसे ये कहा गया कि जो माँ है वो नॉर्मल है, माँ अगर नॉर्मल है तो लड़के को कभी बीमारी नहीं हो सकती, 0%। बस यही दो सवाल मेनली पूछे। ऑटोसोमल में जब तक दोनों कैरियर नहीं होंगे तब तक कोई बच्चा बीमार नहीं। अगर किसी एक को नॉर्मल लिख रखा है यहाँ ऑटोसोमल, तो कभी बच्चे को बीमारी नहीं होगी। सॉल्व ही मत करना पड़ेगा, क्योंकि पूछेगा कितने परसेंट बच्चों को बीमारी होगी। अगर एक भी नॉर्मल है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में, अगर एक भी नॉर्मल है तो कभी बच्चा बीमार नहीं होगा। एक्स सेक्स लिंग में अगर माँ नॉर्मल है तो लड़का बीमार नहीं होगा, और माँ अगर कैरियर है तो 50% लड़कों को बीमारी हो जाएगी। तीन वर्ड ध्यान रखोगे, तीन लाइनें, 99.99% सवाल करने ही नहीं पड़े। देखोगे आंसर निकल आएगा। अभी दिखा रहे हैं आपको। अब आते हैं थैलासीमिया। थैलासीमिया में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस
यानी जितना हीमोग्लोबिन बनना चाहिए उतना नहीं बनता। कितना हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ब्लड में? 12 से 16 ग्राम। पढ़ा चुके हैं इस बारे में। तो अगर उससे कम हो गया तो दैट इज थैलासीमिया। और ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा। और सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, वहां बनता है लेकिन खराब बनता है, क्वालिटी खराब होगी क्योंकि बीटा चेन गड़बड़ हो गई। यहाँ पर जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा, लेकिन जो बनेगा वो अच्छा बनेगा। अरे, कम बनेगा लेकिन बढ़िया बनेगा, यहाँ ज्यादा बनेगा लेकिन खराब बनेगा। तो एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव दोनों सवाल आपके नीट में पूछे जा चुके हैं। किसमें? अच्छा चलो फंडा बनाते हैं इसका कुछ सोच। तो इसमें क्वांटिटी क्वालिटी ध्यान रखो ना कि थैलासीमिया में क्या हो रही है। नहीं नहीं, क्वालिटी पहले तो थैलासीमिया है क्या? थैलासीमिया में क्या हो रहा है? हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कम हो रही है। कम बन रहा है तो कम बन रहा है तो कम मतलब क्या, क्वालिटी की क्वांटिटी? तो इसमें कौन सा दिमाग लगाना है? तब भी चलो कुछ फंडा देखते हैं। अब ये थैलासीमिया दो तरह का, अगर अल्फा चेन की सिंथेसिस कम हो तो अल्फा थैलासीमिया, बीटा चेन की सिंथेसिस कम हो तो बीटा थैलासीमिया। अब अल्फा थैलासीमिया में दो जीन इसको कंट्रोल कर रहे हैं, और ये जीन क्रोमोसोम नंबर 16 पे, एक का नाम है HbA1, एक का नाम है HbA2। और बीटा थैलासीमिया को एक जीन कंट्रोल कर रहा है जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे, उसका नाम है HbB। फिनाइलकीटोन्यूरिया पढ़ ही चुके हैं हम लोग इसके बारे में, प्लियोट्रॉपी भी है और मेंडेलियन डिसऑर्डर भी। अब आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तीन चीजें बताई थी, इंक्रीज और डिक्रीज और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। हमारे सिलेबस में केवल इंक्रीज या डिक्रीज ही है। तीन बीमारियां हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लैनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, जो कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। अब डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम एक बढ़ जाता है, क्लैनफिल्टर में एक बढ़ जाता है, टर्नर में एक कम हो जाता है। तो चलो एक चीज और समझ लेते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में एक है पॉलीप्लॉइडी, दूसरा एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में पॉलीप्लॉइडी में पूरा का पूरा सेट इंक्रीज करता है। जैसे 2n क्रोमोसोम है तो 2n अगर बढ़ेंगे तो 4n हो जाएंगे, 10 है तो 20 हो जाएंगे, 20 है तो 40 हो जाएंगे, 40 है तो 92 हो जाएंगे, पूरा सेट इंक्रीज करेगा। कारण है फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज या कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो, क्या कहते थे इसको? सिंसाइसिया। कहाँ मिला था? लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। यानी दिस कंडीशन इज जनरली सीन इन प्लांट, एनिमल में ऐसा नहीं मिलता। एन्यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम का नंबर एक दो कम या ज्यादा हो जाए, एक दो कम या ज्यादा हो जाए। क्लाइनफिल्टर में एक ज्यादा हो गया, टर्नर में एक कम हो गया, डाउन में एक ज्यादा हो गया, मतलब वो सब क्या है? एन्यूप्लॉइड। क्यों हो रहा है? फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड। क्रोमेटिड अलग नहीं हो। और क्रोमेटिड अलग होते कब है मियोसिस में? एनाफेज 2 में। यानी एनाफेज 2 में कुछ गड़बड़ी हो गई जिससे क्रोमेटिड अलग नहीं हो पाए और एन्यूप्लॉइडी हो। यानी अगर मान लो 10 क्रोमोसोम हैं तो 10 से कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे या 9 हो जाएंगे। यहाँ 10 है तो 20 हो जाएंगे। पॉलीप्लॉइडी में डबलिंग हो जाएगी और एन्यूप्लॉइडी में एक दो कम या एक दो ज्यादा। तो एन्यूप्लॉइडी में अब अगर क्रोमोसोम का नंबर एक बढ़ जाए, यानी 2n+1 हो जाए, तो हमारे लिए 2n कितना है? 46, एक बढ़ गया तो 47, दैट इज कॉल्ड ट्राइसोमी। और अगर 2n-1 हो जाए दैट इज कॉल्ड मोनोसोमी। तो एन्यूप्लॉइडी में दो सिचुएशन, ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी। ट्राइसोमी में दो एग्जाम्पल है, डाउन सिंड्रोम एंड क्लैनफेल्टर सिंड्रोम। और मोनोसोमी में टर्नर सिंड्रोम आ जाए। अब आते हैं डाउन सिंड्रोम। लैंगडन डाउन नाम के साइंटिस्ट ने 1866 में पहली बार इस बीमारी को डिस्क्राइब किया, इसके बारे में बताया। यहाँ पर 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। हमारे पास 21st क्रोमोसोम कितने हैं? तो 22nd क्रोमोसोम, तो फर्स्ट क्रोमोसोम, तो सेकंड क्रोमोसोम, तो 50 नंबर वाले है नहीं ठीक है। तो 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो गई, मतलब इस बच्चे में 21वें क्रोमोसोम की 3 कॉपी आ गई। नॉर्मली कितनी होनी चाहिए? दो, एक बढ़ गई 21वें नंबर वाली, तो टोटल कितने हो गए? 47, 47। सिम्टम क्या होंगे? पार्शली ओपन माउथ, मुंह थोड़ा सा खुला रहेगा। तुरंत बंद कर लिया है? अबे
फरोट टंग, जीभ में हाथ होगी। अरे तुम लोग को नहीं, मतलब कंफ्यूज हो रहे हो। स्मॉल राउंड हेड, ब्रॉड पाम, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पार्शियली ओपन माउथ इंपॉर्टेंट है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जन्मजात दिल की बीमारी, जिसे कहते हैं दिल में छेद है ना, तो वही वाला है। मेंटल फिजिकल एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, मानसिक, शारीरिक और ये साइकोमोटर क्या होता है? हाँ, न्यूरॉन्स। और मेंटल वाले में क्या होता है? कहते हैं पूरे मेंटल ही हो। मेंटल मतलब मानसिक। अच्छा, बैला वाला। और ये वाला कौन सा है? अच्छा, साइको मोटर। मोटर टर्म का मतलब नहीं कि वो जैसे, ये जैसे हम पेन से लिख रहे हैं, ये मोटर एक्टिविटी तो हमारी। तो ऐसी चीजें भी डेवलप नहीं होंगी बच्चे के अंदर, मतलब अपने हाथ से चम्मच उठा के खाना भी नहीं खा पाएगा। 10 साल का हो गया और अपने हाथ खाना भी नहीं खा पा रहा है। साइकोमोटर डेवलपमेंट भी उसमें रिटार्ड हो जाता है। तो बैला भी, हाइट भी नहीं बढ़ रही है, मतलब समझ गया ना, इसके पूरे जिंदगी ही ऐसी। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में, ये सिंड्रोम केवल और केवल फीमेल को हो। फीमेल को। मार खाओगे क्या अभी? डाउन सिंड्रोम मेल या फीमेल? दोनों को हो सकता है। क्यों? क्योंकि 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी और 22 ऑटोसोम जो होते हैं, 22 पेयर, वो तो सेम होते हैं। तो किसी को हो सकता है। यहाँ पर ऑटोसोम की बीमारी है ही नहीं ये बीमारी है सेक्स क्रोमोसोम। नॉर्मल मेल होता है XY, 44+XY, यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो एक एक्स क्रोमोसोम, ये बीमारी केवल मेल को होगी। और क्या इस मेल में मेल के लक्षण आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, क्योंकि XY है तो आएंगे। फीमेल के लक्षण आएंगे? यस, क्योंकि दो एक्स हो गए, दोनों के लक्षण आ गए, हो गया कल्याण। तो ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट पूरा मेल की तरह इसका विकास होगा। हाइट होगी अच्छी खासी, लेकिन फेमिनिन कैरेक्टर आल्सो डेवलप। फीमेल के लक्षण आ जाएंगे, दैट इज गायनिकोमास्टिया, खूब पूछा गया है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये नहीं होना चाहिए था। ये किसका फीचर है? फीमेल का फीचर है। वेल डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड आर कॉल्ड ब्रेस्ट। लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्या होना चाहिए था? अरे गैमीट बनाने चाहिए थे। गैमीट नहीं बनेंगे, और गैमीट नहीं बना सकते तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये स्टेराइल हो गए, जीवन बेकार इसका। टर्नर सिंड्रोम किसको होगा? केवल फीमेल को। फीमेल नॉर्मल कैसी होती? 44 ऑटोसोम प्लस XX, तो एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए। अब इसमें जो टर्नर सिंड्रोम, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो 44 ऑटोसोम प्लस XO, 45 क्रोमोसोम मोनोसोमी है यहाँ पर। जैसे फीमेल के लक्षण आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि फीमेल के लक्षण के लिए दो एक्स क्रोमोसोम चाहिए, यहाँ पर एक ही बचा। मेल के लक्षण आएंगे? नहीं। क्यों? वाई क्रोमोसोम तो है नहीं। तो क्या हुआ? ओवरीज आर रूडिमेंट्री। ओवरीज विकसित नहीं हुई तो एग नहीं बनेंगे, गैमीट नहीं बना सकती, तो स्टेराइल, जीवन बेकार। एब्सेंस ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट इसमें नहीं होना चाहिए तो नहीं हुआ, और जिसमें नहीं होना चाहिए वो तो समझ गया ना तुम लोग। तो ये पूरा चैप्टर हो गया। अब इसमें कुछ पूछना हो पूछ लो, फिर आगे बढ़े हम लोग। देख लो एक बार कोई ऐसी बात हो जो
क्वेश्चन करा देना। पहले क्वेश्चन कराते हैं फिर चैप्टर। चलो आ जाओ तुम लोग, पेज नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 35 मिला क्या? नीट 2022 का सवाल था एसर्शन रीजन टाइप का। तो एसर्शन में पूछा है कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट does not hold good for the genes that are located closely on the same chromosome। पहले तो ये सोचते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब काम करता है। जब दो जीन हो बेटा, दो जीन होंगे तभी तो लॉ काम करेगा। और ये लॉ गड़बड़ कब हो रहा है? जब लिंकेज हो रहा है, और लिंकेज होने पे दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे आ रहा है। तो अगर दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे आ जाएंगे तो वहां लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अच्छी तरीके से काम नहीं करे, क्योंकि क्या हो जाएगा? लिंकेज। तो इसमें क्या पूछा है? डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो वहां पर ये अच्छा लॉ नहीं होगा, क्योंकि वहां पर लिंकेज काम। रीजन इसका बताया है, क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंट। तो उल्टा लिख दिया है, क्लोजली लोकेटेड जीन में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा क्योंकि लिंकेज हो जाए। तो असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। तो इसका सही रीजन क्या होगा? क्लोजली को हटा के अगर लिख दें डिस्टेंटली, डिस्टेंटली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, तो ये सही हो जाए। या इसी को ऐसे कर लें, क्लोजली लोकेटेड जीन डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, तब भी सही। तो में से कुछ। क्वेश्चन नंबर 34, which of the following occurs due to presence of autosome linked dominant trait? एक ही एग्जाम्पल कुल मिला के है, दैट इज मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी। और हीमोफीलिया क्या है? एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, थैलासीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव। खूब पूछा जाता है। 33, द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन ए एंड सी इज 5%, BNC is 15%, BND 9%, AND 20%, CND 24%, AND 29%। So what will be the sequence of these gene on a linear chromosome? अब ये क्वेश्चन है अल्फ्रेड स्ट्रैटिवन के जेनेटिक मैप का। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है इसका? देखो, जो परसेंटेज दिया एक्चुअली ये दिया है आपको, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दिया है। और रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी, जो परसेंटेज होता है वही डिस्टेंस होती है, अल्फ्रेड स्ट्रैटिवन ने बताया। इस क्वेश्चन को करने का जो आसान तरीका वो मैं बताता हूँ, जो एग्जाम में यूज करो। ठीक है, कि अब हम पढ़ाई तो साल वाली कर नहीं रहे हैं, तो एग्जाम में हिट एंड ट्रायल मेथड यूज। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में जो क्वेश्चन नंबर 33 है नीट 2022 का, हम लोग हिट एंड ट्रायल में पहला ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? ए, बी, ई, ऐसे लिख लो। ठीक। अब जो क्वेश्चन आपका उसमें लिखा है ए और सी के बीच 5%, यहाँ देखो बेटा, इसमें ये तो मिलेगा पीडीएफ ना, काहे इसको छाप रहे हो? देख लो, समझ लो। ए और सवाल में कहा ए और सी के बीच रिकॉम्बिनेशन कितना है? 5। तो ए और सी के बीच मतलब ये हुआ ना, ये तो हुआ बेटा ए से सी, कितना? 5। फिर कहा है बी और सी के बीच 15, बी और सी के बीच 15। कैसा पॉसिबल है कि ए और सी के बीच की दूरी 5 हो और बी सी के बीच 15 हो? नहीं हो सकता, मतलब पहला आंसर सही। तो दूसरा आंसर चेक कर लेंगे। दूसरा आंसर भी है ए सी बी डी, ए सी। अब इसमें दिया है ए और सी की, क्वेश्चन में अब कह रहा है ए और सी के बीच 5 है, ए और सी के बीच 5, बी और सी के बीच 15।
तो बी और सी के बीच 15, बी और डी के बीच 9, 9। फिर क्या कह रहा है? ए और बी के बीच 20, ए और बी के बीच, क्या पॉसिबल है ये? यस, एकदम सही है। फिर कह रहा है कि सी और डी के बीच 24, और डी के बीच, अरे ये 24 है, क्या सही है? यस, 15 और 9 24। और कह रहा है कि ए और डी के बीच 29 है, ए और डी के बीच 29 है, तो ए और 20 यहाँ 20 और यहाँ 9 और जो दो 20, क्या यहाँ सारी चीज सेट हो गई? अब ये डिपेंड करेगा भाई आपकी किस्मत कितनी अच्छी है। हो सकता है कि चौथा ऑप्शन मिले, और हो सकता है पहला ही मिले। यहाँ हमारी किस्मत थी दूसरे नंबर पे, तो हमें दो चेक करने पड़े। तो जो बाकी सीओडी आप चेक करना, उसमें सारी चीजें सेट, हिट एंड ट्रायल मेथड, और भी तरीका होता है, लेकिन अब आपको नहीं जानना इस समय। क्वेश्चन नंबर 32। इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल marries a man whose father was also colorblind, what are the chances of her progeny having colorblind? शर्मा, तो पहले सोचने तो दो, हमको भी नहीं पता कितना आएगा, कैसे बता दिए? कलर ब्लाइंड फीमेल, जब ये सवाल आएगा तो सबसे पहले क्या सोचोगे? हाँ, सबसे पहले सोचोगे बीमारी कैसी, एक्स सेक्स लिंग है या ऑटोसोमल रिसेसिव। दो ही पेडिग्री पूछेगा, या तो एक्स सेक्स लिंग या ऑटोसोमल रिसेसिव, बस तीसरा पूछेगा नहीं सवाल। तो अगर उसने कहा कलर ब्लाइंडनेस तो एक्स सेक्स लिंक्ड है। अब एक्स सेक्स लिंक की पेडिग्री मैंने सिखाई है कैसे करना है। कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ मैन, कलर ब्लाइंड फीमेल क्या लिखोगे? एक्स एच, एक्स एच, कलर ब्लाइंड फीमेल, इसकी शादी हो रही है किससे? मैन से। एक्स वाई, हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, इसकी मम्मी जो थी वो कलर ब्लाइंड थी, तो मम्मी कैसी होंगी? एक्स एच, एक्स एच। अरे, और मम्मी से लड़के में क्या एक्स क्रोमोसोम आता है? कितने? एक। और दोनों पे हीमोफीलिया का जीन या कलर ब्लाइंडनेस का जीन अगर आ गया तो मतलब ये अफेक्टेड हो, ये अफेक्टेड है, और ये भी अफेक्टेड। अब करें चांसेस ऑफ हर प्रोजिनी, प्रोजिनी मतलब मेल या फीमेल, दोनों की। अब क्या करें? गैमीट बनाएंगे। रूल भूल जाओगे तो कुछ नहीं होगा एग्जाम। गैमीट कब बनाएंगे? जब गधे कहीं के, जब जीनोटाइप दिया हो। गैमीट कब बनाएंगे? जब जीनोटाइप दिया, कि जीनोटाइप दिया है तो गैमीट बना लो, ये पेरेंट पता चल गए। इसमें कितनी तरह के? एक कौन? एक्स एच यहाँ पर, तो एक्स एच एंड वाई। अब ये इससे फ्यूज कर जाएगा और ये इससे फ्यूज करेगा, ये क्या होगा? एक्स एच और ये एक्स एच वाई। ये कैसा? अफेक्टेड फीमेल, ये अफेक्टेड मेल, मतलब 100%। तो 50 आया था। ऐसे करोगे एग्जाम में? क्या आंसर आया? 100%। तुक्का लगाओगे तो चांस कितना होगा? 25%। तुक्के का चांस कितना होगा? ये भी गलत, तुक्का लगा रहे हो, परसेंटेज भी गलत। अरे चार ऑप्शन होंगे ना, तो 25% ही चांस है कि सही होगा। हाँ? अच्छा, अरे यार, मैथ वाली वीडियो बनानी ही पड़ेगी लग। समझ गए क्या सब लोग? तो इसका आंसर आया 100%। 31। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, Mendel studied seven pair of contrasting traits in pea plant and proposed the laws of inheritance. Seven pair of contrasting traits, seven pair मतलब 14 trait। Statement two, seven character examined by Mendel in his experiment on pea plant were seed shape and color, flower color, pod shape and color, flower position and stem height। सातों मिल गए? क्या दोनों सही हैं? 30। ये सब 22 के सवाल ही चल रहे हैं। एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन ग्रास हॉपर और मंकी। एक्स वाई कैसे पता चला? मैमल है। साइंटिफिक नेम? मकाका, काका। ड्रोसोफिला में? एक्स वाई। बर्ड में?
ZW, इन तो यही दिखाई दे रहे हैं। 29, अ नॉर्मल गर्ल हुज मदर इज हीमोफिलिक। अब हीमोफिलिक का सवाल तो सबसे पहले क्या सोचा, एक्स एक्स लिंक। मैरीज अ मेल विद नो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ हीमो, करें कि नहीं बे, अनाथ नहीं, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री नहीं हीमोफीलिया की, मतलब उसके फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है पुरानी। ठीक है, अनाथ है, ऐसा ऐसे करोगे। ए नॉर्मल गर्ल, तो गर्ल लिख लें पहले यहाँ, क्या लिखें? गर्ल लिखना है तो एक्स एक्स लिख लें। हुज मदर इज हीमोफिलिक, कि मम्मी हीमोफिलिक थी, तो मम्मी हीमोफिलिक मतलब मम्मी एक्स एच एक्स एच है, तो मम्मी से लड़की में एक एक्स आएगा, तो एक एक्स आएगा और दोनों एक्स पे एच है, तो यानी एक्स एच हो गया, मतलब ये लड़की कैसी हो गई, कैरियर। ठीक, और इसकी शादी हो रही मेल से जिसमें हीमोफीलिया की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो यानी सिंपल होगा, नॉर्मल, ऐसे लिख। अब बताओ क्या करें? गैमीट कितनी तरह के, तो कौन सा, एक्स एच एक्स, और यहाँ तो कौन, एक्स वाई। जब दो दो गैमीट बने तो क्या करना है, पनेट स्क्वायर बना लेना है। पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। चलो यहाँ बताओ, एक्स एच एक्स यहाँ पर, एक्स एच वाई यहाँ पर, एक्स एक्स और यहाँ पर एक्स वाई, फिर ये क्या होगा, कैरियर फीमेल, अफेक्टेड मेल, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल। अब ऑप्शन पे आते हैं, पहला ऑप्शन ए, हीमोफिलिक सन एंड हीमोफिलिक डॉटर। बताओ कोई हीमोफिलिक डॉटर है क्या? नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता है। हीमोफिलिक सन एंड कैरियर डॉटर, हीमोफिलिक सन एंड कैरियर डॉटर। तीसरा, नॉर्मल डॉटर नॉर्मल सन, नॉर्मल डॉटर नॉर्मल सन, नॉर्मल सन हीमोफिलिक डॉटर। नहीं, तो क्या आंसर मिला, बी एन, और बी और सी कहाँ है, सेकंड ऑप्शन। तो ये दो स्टेप का सवाल है, पहले तो चार ऑप्शन दिए हैं उनको करके फिर दो ऑप्शन निकालो। 28, ये भी नीट 22 का है, देखो। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग द सिंबल यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस। तीसरा ऑप्शन में क्या है, कंसेंजीनियस मेटिंग, लेकिन वहां पर एक लाइन है, तो एक लाइन किसको बताता है, मेटिंग को। कंसेंजीनियस के लिए दो लाइन से कनेक्ट होना है, दो लाइन वाला भी सवाल पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर, ये बहुत अच्छा सवाल था, 27, ये भी नीट 22 का था। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ F2 प्रोजेनी विद येलो एंड इन्फ्लेटेड पॉड इन डाई हाइब्रिड क्रॉस? कौन सा क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस में किसका पूछा है परसेंटेज, येलो एंड इन्फ्लेटेड, बस इतने से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, येलो एंड इन्फ्लेटेड, येलो एंड इन्फ्लेटेड पॉड। अब बताओ ये हैं कितने? हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, गलती है। कितने हैं, तीन। कि पॉड में आज ही बताया है ग्रीन इज डोमिनेंट, तो अगर ग्रीन इन्फ्लेटेड कहता तो 9 होते, येलो इन्फ्लेटेड तीन, और एक कौन होगा, येलो एंड, येलो एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, येलो कॉन्स्ट्रिक्टेड एक होगा, ग्रीन इन्फ्लेटेड 9 होंगे, और येलो इन्फ्लेटेड तीन। तो तीन कितने में से, 16 में से परसेंटेज निकालना है, तो 3/16 गुड़े 100। अब निकाल लोगे, ये हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर लो, 4 और ये 25, तो 25 तिया 75/4, 4 एकम 4, है ना, 18 कुछ आएगा, 18 पॉइंट, 18×72, तो 18% के आसपास वाला आंसर चेक कर लो, है कोई क्या, हाँ, थर्ड ऑप्शन। तो ये अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर 9 जिसने सोच लिया, क्योंकि उसने दिया ही ऐसा है कि 9 सोचो आप,
कि येलो इतना हमारे दिमाग में घुसा हुआ है ना, येलो सीड पढ़ते पढ़ते पॉड को भी हम येलो वही कर देते हैं ना। तो इसलिए ये अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 26। इफ अ फीमेल इंडिविजुअल इज विद स्मॉल राउंड हेड फरो टंग पार्शली, क्या सो बता रहा है? हाँ, डाउन सिंड्रोम की बात कर रहा है। कोई टर्नर बता रहा है। तो अब पूछ रहा है कि क्या शो कर रहा है। तो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ। 25। द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय साटन एंड बॉवेरी। पहला ऑप्शन मॉर्गन लिखा हुआ है। उन्होंने वेरिफिकेशन में ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ पहला ऑप्शन मॉर्गन लिखा हुआ है, ताकि मॉर्गन टिक करके आगे पढ़ो। 24। स्टेटमेंट 1। सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोसोमल डोमिनेंट एक ही है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। स्टेटमेंट 2। सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। दोनों ब्लड के डिसऑर्डर हैं, दोनों ही ब्लड के डिसऑर्डर। हाँ, थैलासीमिया भी तो है। 23। In a cross between a male and female, both heterozygous for sickle cell anemia gene, what percentage of progeny will be disease? अब ये सवाल किसका है? सिकल सेल एनीमिया। तो क्या सोचोगे? ऑटोसोमल रिसेसिव। और ऑटोसोमल रिसेसिव में कह रहा दोनों हेट्रोजाइगस हैं। दोनों अगर हेट्रोजाइगस हैं तो कैसे लिखेंगे बोलो? HbA HbS। दूसरे को HbA HbS। सिखाया क्या? नहीं सिखाया क्या इसको? दोनों हेट्रोजाइगस कर, दोनों हेट्रोजाइगस कितने तरह गैमेट? दो। यहाँ से दो, दो दो गैमेट बनेंगे तो पनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। HbA HbS। यहाँ से HbA HbS। पनेट स्क्वायर बना लें? ना बनाए? क्या लिखें? HbA यहाँ पर, HbA HbS यहाँ पर, HbA HbS यहाँ पर, HbS Hb। अब बताओ। ये कैसा है? नॉर्मल। ये कैरियर, ये कैरियर, ये अफेक्टेड। क्या सवाल पूछा है? डिजीज्ड। तो डिजीज कितने हैं? चार में से एक के चांस है, मतलब 25%। दोनों तरह के सवाल करने के तरीके बता दी कि कैसे करना है आपको। बाकी तुम लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पेज नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। तो ब्लड ग्रुप में डोमिनेंस होगा। डोमिनेंस है? को डोमिनेंस है? मल्टीपल एलील है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है? नहीं। पॉलीजेनिक है? नहीं। तो ए बी सी क्या तीन होंगे? ए बी सी कहाँ दिया है? सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9। What map unit centimorgan is adopted in the construction of genetic map? सेकंड ऑप्शन में लिखा है यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉस ओवर। 1% क्रॉस। कुछ करना नहीं आएगा तो पूछ कर लोगे वैसे। पेज नंबर 13। जैसे मोनोप्लॉइडी दिया हुआ है। मोनोप्लॉइडी मतलब, मोनोप्लॉइडी मतलब एन। मोनोसोमी मतलब 2n-1।
ट्राइसोमी मोनोसोमी तो हमें पता है कि 2n-1 होता है और ट्राइसोमी 2n+1 होता है। टेट्रासोमी में 2n+2 हो जाएगा और नलीसोमी में 2n-2 और जो 3n हो ट्रिप्लॉइडी हो जाएगा। वैसे छोड़ देना ये 49 भी छोड़ दो क्योंकि उसमें भी रेशियो आपके सिलेबस में है इनहिबिटरी जीन कॉम्प्लीमेंट्री। वैसे ऑप्शन से मैच करोगे तो हो जाएगा वो। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक दो मैच कर लोगे बाकी मैचिंग कॉलम तो ऐसे ही मैच हो जाए। क्वेश्चन एक बार जो न्यूमेरिकल एक बार करके देख लो तुम लोग, हिमोफिलिया कलर ब्लाइंड क्वेश्चन ढूंढ के।